शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में जो एक टॉपिक और है और वो है एंटीबॉडी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वर्ड पढ़ाता हूं जिसका नाम है एंटीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीजन? एंटीजन प्रतिजन। स्टूडेंट, एंटीजन वह अवयव या वह पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने पर एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करने वाले एंटीजन कहलाते हैं, प्रतिजन। जो एक मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, बृहत अणु होते हैं, यह प्रोटीन के बने होते हैं अधिकांश रूप से। क्लियर? तो मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको लेता हूं, एंटीजन। एंटीजन ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के अंदर प्रवेश करने पर स्टूडेंट एंटीबॉडी के प्रतिरक्षी के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। यह आमतौर पर बृहत अणु होते हैं और इनमें से अधिकांश प्रोटीन के बने होते हैं। स्टूडेंट, मान लीजिए ये एंटीजन है, ये एक एंटीजन है, तो एंटीजन की सतह पर, आज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, एंटीजन की सतह पर विशेष प्रकार की एक रचना होती है स्टूडेंट। एंटीजन की सतह पर ये रही, जिसे एंटीजन अवयव बोला जाता है, डेटर्मिनेट, प्रतिजन खंड, और इसे एपिटोप पुकारा जाता है। एक नाम दे रहा हूं इसको, एपिटोप। एक एंटीजन पर अनेक एपिटोप होते हैं स्टूडेंट। एपिटोप को एंटीजन खंड कहा जाता है और इसी एपिटोप पर एंटीबॉडी आकर जुड़ती है स्टूडेंट, डबल स्टार। तो फिर आप सुनना मेरी बात को, प्रतिजनी खंड को एपिटोप कहा जाता है और यह प्रतिजन के अवयव है। प्रतिजन की सबसे छोटी इकाई एपिटोप है स्टूडेंट। इसके अलावा प्रत्येक एंटीजन में अनेक एपिटोप होते हैं। अब एक बात और बताता हूं, हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिजन जो पहले से शरीर में उपस्थित है उन्हें सेल्फ एंटीजन कहा जाता है, स्व प्रतिजन। और जो बाहर से आते हैं स्टूडेंट उन्हें कहा जाता है नॉन सेल्फ। और यही हमारे प्रतिरक्षा तंत्र अर्जित प्रतिरक्षा की बहुत अच्छी क्वालिटी है, गुण है, कि वो हमारे शरीर के सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन यानी स्व प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन में फर्क करना आता है। आप कहोगे सर स्व प्रतिजन यानी शरीर के अंदर भी कुछ एंटीजन है? बिल्कुल है। क्यों? आपकी आरबीसी के ऊपर उपस्थित एंटीजन के कारण ही आपका रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप। अब कोई आपके शरीर का एंटीबॉडी आपके आरबीसी के एंटीजन को थोड़ी मार देता है। यही तो अर्जित प्रतिरक्षा की क्वालिटी है। जैसे आपके रक्त समूह के निर्धारण हेतु जो एंटीजन चाहिए, जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित है, वह स्व प्रतिजन का उदाहरण है, डबल स्टार। तो आइए स्टूडेंट, ये भी क्लियर हो गया। हमारे शरीर की कोशिकाओं पर उपस्थित होते हैं उन्हें स्व प्रतिजन कहते हैं। एग्जाम्पल रक्त समूह से संबंधित प्रतिजन ये लीजिए। तो एपिटोप एंटीजन कर उपस्थित स्टूडेंट एंटीजन प्रतिजनी खंड के नाम से कहलाते हैं। और अब हम आएंगे एक टॉपिक पर, एंटीबॉडी। तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में 4 टॉपिक थे। लसिका अंग पढ़ लिया हमने, उसके बाद स्टूडेंट लसिका ऊतक माल्ट पढ़ लिया हमने, उसके बाद स्टूडेंट आता है विशिष्ट कोशिकाएं जैसे कि लसिकाणु लिम्फोसाइट और प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाएं पढ़ लिया हमने। और अब आता है उसका लास्ट टॉपिक एंटीबॉडी, जो मैंने लिखा था, लेकिन एंटीजन बॉडी से पहले मैं एंटीजन भी ले लिया, अब एंटीबॉडी पढ़ा था। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन होता है स्टूडेंट। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी हिंदी में, इंग्लिश में एंटीबॉडी, और इनका स्त्रावण करती है बीटा कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी को बी लिम्फोसाइट डालती है और एंटीबॉडी के कारण जो प्रतिरक्षा शरीर को मिलती है उसे तरल प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा के नाम से पुकारा जाता है। आप सुन ले मेरी बात को, एक एक बात को बहुत अच्छी तरह। तो एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, शरीर में तरल प्रतिरक्षा देने का काम करते हैं। इनका स्त्रवण बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। सही बात तो यह कि बी लिम्फोसाइट जो होती है वो प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित होती है, फिर प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी का स्त्रवण करती है। तो आइए मैं अब आपको एंटीबॉडी पढ़ाता हूं और एंटीबॉडी का दूसरा नाम बताता हूं, इम्यूनोग्लोबुलिन स्टूडेंट। तो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, आईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल स्टार के साथ, आईजी स्टूडेंट। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडी का स्त्रवण बीटा कोशिकाएं करती हैं स्टूडेंट। बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित एंटीबॉडी होता है स्टूडेंट। और ये जो है ये इनकी वजह से जो इम्यूनिटी होती है उसे तरल प्रतिरक्षा कहते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं स्टूडेंट, हाँ सरल प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एएमआई जैसे नाम दिया था। तो वो एंटीबॉडी की वजह से होती है स्टूडेंट।
बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित होती है, फिर परिपक्व प्लाज्मा कोशिका 2000 प्रति सेकंड की दर से एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। डबल स्टार 2000 अणु प्रति सेकंड स्टूडेंट इतने एंटीबॉडी बनाती है। अब एंटीबॉडी की संरचना आपको बताता हूं, इसके लिए एक डायग्राम मैं आपको बहुत अच्छा स्टार्ट करता हूं, स्टूडेंट ध्यान से देखना। ये एंटीबॉडी की संरचना, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी का एक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है स्टूडेंट। जी हां, एक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और इनमें से 2 हैवी चेन्स होती है, 2 लाइट चेन होती है, 2 दीर्घकालिक श्रृंखला होती है और 2 लघु श्रृंखला होती है डबल स्टार के साथ स्टूडेंट। आइए इधर मैं आपको बताता हूं। 4 श्रृंखलाओं का बना होता है स्टूडेंट। जो आपको एक छोटा अणु दिख रहा है, ये लाइट चेन है, दिस वन, ये लाइट चेन हो गई स्टूडेंट, ये लीजिए ये, और ये जो आपको लंबा पूरा अणु दिख रहा है इस तरीके से, ये हैवी चेन हो गई स्टूडेंट, ये हैवी चेन हो गई, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक बार और थोड़ी मेरी बात को ढंग से सुन लेना। एंटीबॉडी का एक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, इसमें से 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, इसलिए एंटीबॉडी के अणु को H2L2 के नाम से बुलाया जाता है। और हैवी और लाइट चेन आपस में स्टूडेंट देखें आप इस तरीके से, जो बंध दिख रहा है इसे डाइसल्फाइड बंध कहा जाता है स्टूडेंट। डाइसल्फाइड बंध द्वारा दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है डबल स्टार के साथ। डाइसल्फाइड बंध द्वारा हल्की और भारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है स्टूडेंट, और जुड़कर वाई आकार बनाती है। तो अणु का जो आकार बनता है वो वाई शेप होता है स्टूडेंट, ये वाई शेप स्टूडेंट, दिस वन डबल स्टार वाई शेप होता है स्टूडेंट, आकार वाई शेप होता है स्टूडेंट। और इसमें 4 अणु होते हैं, 2 हैवी है और 2 लाइट है, हल्की और भारी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। 4 श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, ये आपको भारी दिख रहा है स्टूडेंट, ये लाइट है, आप सुनना स्टूडेंट। और प्रत्येक श्रृंखला में यानी कि प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन में ये आपको जो दिख रहा है इसमें स्टूडेंट 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है परिवर्तनशील भाग वेरिएबल पार्ट, और एक होता है स्थिर भाग कांस्टेंट। स्टूडेंट ये देखना, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये इसका वेरिएबल भाग है स्टूडेंट, ये वेरिएबल, ये लीजिए वेरिएबल, और इसी तरीके से स्टूडेंट ये इसका कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट मतलब होता है स्टूडेंट कि स्थिर भाग, मतलब प्रत्येक अणु एंटीबॉडी की संरचना में जितने भी अणु है, जितने भी एंटीबॉडी, उन सबका ये वाला भाग बिल्कुल एक जैसा होता है स्टूडेंट। हर अणु में ये वाला भाग अलग अलग होता है एंटीबॉडी के संरचना में स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनना, ये लाइट वाला था, लाइट यानी कि हल्की श्रृंखला, उसके अंदर स्टूडेंट ये वेरिएबल भाग है और ये उसका कांस्टेंट भाग है। इसी तरीके से हैवी चेन की बात की जाए तो ये उसका वेरिएबल भाग हो जाएगा और ये उसका कांस्टेंट भाग हो जाएगा डबल स्टार। ये सी का मतलब कांस्टेंट भाग स्टूडेंट, सुन रहे हैं आप। अब मेरी बात को एक और सुनना आप, जोरदार पॉइंट स्टूडेंट। एंटीबॉडी की संरचना में हल्की और भारी श्रृंखला यानी हैवी और लाइट चेन का जो वेरिएबल भाग होता है वो इस तरीके से जुड़कर स्टूडेंट ये बनाता है जगह, और इसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट डबल स्टार के साथ स्टूडेंट। ये एक नई चीज लाया हूं आपके लिए, थोड़ा सा ढंग से लेना इसको। इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट स्टूडेंट, प्रतिजन बंधक स्थल। ये लीजिए, यहां पर आके ये भाग जाके एंटीजन पे जुड़ता है, एंटीजन के, और उसको एंटीजन बाइंडिंग साइट बोला जाता है स्टूडेंट। यानी फ्रेगमेंट जो एंटीजन बाइंडिंग साइट AB स्टूडेंट, ये नाम दिया गया इसको GE। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों हल्की और भारी श्रृंखला के परिवर्तनशील भाग मिलकर बनाते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, प्रतिजन बंधक स्थल। और इसी पर एंटीजन का एपिटॉप से जुड़ा जाता है। इसको कई बार पैराटॉप स्टूडेंट नाम से बुलाया जाता है। तो पैराटॉप जो होता है वो एंटीबॉडी में होता है और एपिटॉप जो होता है वो एंटीजन पर होता है, और पैराटॉप और एपिटॉप जुड़ के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाते हैं डबल स्टार, डबल स्टार। तो यह है स्टूडेंट एंटीबॉडी की संरचना। एंटीबॉडी की संरचना, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एंटीबॉडी के एक अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है जो वाई आकार में व्यवस्थित होती है। इनमें से 2 हल्की श्रृंखलाएं और 2 भारी श्रृंखलाएं होती है। इन श्रृंखलाओं के बीच में डाइसल्फाइड बंध होता है, इसलिए एंटीबॉडी के अणु को H2L2 से प्रदर्शित करते हैं। 2 हैवी 2 लाइट चेन। प्रत्येक श्रृंखला के 2 भाग होते हैं, एक स्थिर भाग होता है, एक परिवर्तनशील भाग होता है। इंग्लिश में वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट। जी हाँ, लाइट का और लाइट चेन का और हैवी चेन का वेरिएबल पार्ट मिलकर स्टूडेंट प्रतिजन बंधक स्थल एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है डबल स्टार, और इसी यही एंटीजन के एपिटॉप पर आके जुड़ता है।
यह है संरचना एंटीबॉडी की। अब इसको थ्योरी में लेते हैं स्टूडेंट, मजेदार। यह संरचना देखना, स्टार्ट। प्रत्येक एंटीबॉडी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, डबल स्टार, जो इनमें से 2 छोटी होती है जिन्हें लघु श्रृंखला यानी कि लाइट चेन कहते हैं, और 2 बड़ी होती है जिन्हें दीर्घ श्रृंखलाएं कहते हैं। इसलिए एंटीबॉडी को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। 2 छोटी 2 बड़ी श्रृंखलाएं, लाइट और हैवी, हल्की और भारी श्रृंखलाएं। ये 2 श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती, डबल स्टार स्टूडेंट, और इसी कारण आकार जो बनता है वो वाई आकार का बनता है। दोनों हल्की व भारी श्रृंखलाओं में वेरिएबल भाग और कांस्टेंट भाग होता है। जी हाँ, परिवर्तनशील क्षेत्र और स्थिर क्षेत्र। ठीक है, प्रत्येक एंटीबॉडी के अंदर स्टूडेंट स्थिर भाग एक जैसा होता है हर अणु में, लेकिन उसका वेरिएबल भाग भिन्न भिन्न होता है। स्टार्ट। भारी व हल्की श्रृंखलाओं के वेरिएबल भाग मिलकर स्टूडेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी पैराटॉप बनाते हैं, प्रतिजन बंधक स्थल पैराटॉप बनाते हैं स्टूडेंट, और ये पैराटॉप एंटीजन के एपिटॉप से जुड़ता है, डबल स्टार स्टूडेंट। ये लीजिए आज आपके सामने ये शॉर्ट। तो इस तरीके से एंटीजन की संरचना, और इसको मैंने कंप्लीट किया। अब मैं आपको बताऊं इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी स्टूडेंट, आपको बताऊं हमारे शरीर में कुल 5 प्रकार की एंटीबॉडी है। इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे कहते हैं IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। एक बार और बोलने दो स्टूडेंट, या कौन से 5 प्रकार के, तो ये देखिए क्या यह है IgA, IgM, IgE, IgG, IgD। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन स्टूडेंट, एंटीबॉडी, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी मुझे, ये लीजिए। तो IgA, IgM स्टूडेंट, IgA इसको स्त्रावी एंटीबॉडी के नाम से बुलाया जाता है। शरीर के स्त्राव जैसे कि कोलेस्ट्रम स्टूडेंट, दूध जिसे कहते हैं, या से स्टूडेंट आंसू, पसीना, लार, इनमें ये पाया जाता है। IgA इसको स्त्रावी एंटीबॉडी कहते हैं। IgE जो होती है स्टूडेंट, ये एलर्जी अभिक्रियाओं में काम करती है। शरीर में कोई एलर्जी हो जाए तो IgE आएगी, कृमि संक्रमण हो जाए तो ये। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाली एंटीबॉडी IgG है, जो सबसे ज्यादा मिलती है। हाँ, करीब 70% यही होती है IgG स्टूडेंट। और एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको और बताता हूँ, IgG एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके स्टूडेंट माता से भ्रूण में जाती है। जी IgG ये तो कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ इनके बारे में। जैसे IgM स्टूडेंट सबसे बड़ी और सबसे भारी एंटीबॉडी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। IgA स्त्रावी एंटीबॉडी है, शरीर के स्त्रवण में पाई जाती है, जैसे पसीने में, लार में, दूध में, कोलेस्ट्रॉल में, श्लेष्मा में, डबल स्टार। IgE एलर्जी क्रियाओं में कार्य करती है। वाह, IgG सबसे ज्यादा मिलती है, ये रक्त में और अंतराली द्रव में मिलती है। ये प्लेसेंटा से पार होने वाली एंटीबॉडी है एकमात्र। IgM जो है स्टूडेंट, सबसे पहले बच्चा जो हमारे शरीर में खुद के संक्रमण शरीर में बनाता है, खुद अपने शरीर से बनाता है, IgM स्टूडेंट सबसे पुरानी है। श्योर, तो कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। IgD जो है स्टूडेंट, वो बीटा कोशिकाओं के सतह पर उपस्थित होती है, इसलिए उसको सतही एंटीबॉडी कहा जाता है। तो आज मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, एंटीबॉडी का स्त्रवण बी लिम्फोसाइट करती है। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडी का अणु जो है वो वाई आकृति का होता है। एंटीबॉडी के अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन होती है। जी हाँ, और ये एंटीबॉडी के अंदर डाइसल्फाइड बंध से चेन्स आपस में जुड़ी होती है, डबल स्टार। स्टूडेंट, प्रत्येक चेन के अंदर एक स्थिर भाग होता है, एक परिवर्तनशील भाग होता है। जी हाँ, हैवी और लाइट चेन का वेरिएबल भाग आपस में मिलकर प्रतिजन बंधक स्थल बनाता है। अल्टीमेट तैयार, हाँ या ना? जोरदार। 5 प्रकार की एंटीबॉडी हमारे शरीर में होती है, IgA, IgE, IgD, IgM, IgG। सबसे ज्यादा मिलने वाली IgG। स्त्रावी एंटीबॉडी IgA, दूध में, पसीने में, लार में मिलती है IgA। एलर्जी अभिक्रिया होने पे काम करेगी IgE। सबसे बड़ी और सबसे भारी है IgM। प्लेसेंटा से पार होकर माता से भ्रूण में कौन जाती है? IgG। वाह स्टूडेंट, अल्टीमेट तैयार। तो हमारे पास एंटीबॉडी टॉपिक भी खत्म। तो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, 4 अवयव थे उसके। लिम्फॉइड ऑर्गन्स कंप्लीट कर दिया, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्वेश्चन पूछे जाए, सब तैयार आज के बाद। पेयर्स पेचेस छोटी आंत्र में मिलते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस ग्रंथि प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, स्प्लीन
मृत आरबीसी का कब्रिस्तान, स्प्लेन, स्प्लेन एक प्राथमिक लसिका अंग है, यस सर। सबसे ज्यादा मिलने वाली एंटीबॉडी आईजीजी, सबसे बड़ी एंटीबॉडी आईजीएम, दूध में मिलने वाली एंटीबॉडी आईजीए, एलर्जी अभिक्रियाओं में काम करेगी आईजीई, एंटीबॉडी की संरचना में बंद डाइसल्फाइड बंद, एंटीबॉडी की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। वाह। प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाएं कौन कौन सी है? बृहत बक्षकाणु, जी हाँ स्टूडेंट, डेंड्राइटिक कोशिका और बी लिम्फोसाइट। वाह, तैयार। कोशिकीय प्रतिरक्षा किसके कारण होती है? टी लिम्फोसाइट के कारण। तरल प्रतिरक्षा किसके कारण? बी लिम्फोसाइट के कारण। ऊतक व अंग का निराकार यानी रिजेक्शन किसके कारण होता है? कोशिकीय प्रतिरक्षा के कारण, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण। डन। एपिटॉप किस पर उपस्थित है? एंटीजन पर। पैराटॉप किस पर उपस्थित है? एंटीबॉडी पर। डन। माल्ट म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू शरीर में 3 जगह पर आश्रित करता है, श्वसन मार्ग को, आहार नाल मार्ग को और मूत्र जनन मार्ग को, और ये कुल लसिका ऊतक का 50% होता है। तो एक अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, तैयार हुआ हमारा शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। एंटीबॉडी जो है स्टूडेंट, वो शरीर में है तो 5 प्रकार की, पर एंटीबॉडी काम किस तरीके से करती है उसके बारे में अगर बात करनी है तो वो ये एंटीबॉडी 3 तरीके से जो है स्टूडेंट एंटीजन को मारती है, नष्ट करती है। पहला तरीका होता है अभिश्लेषण, एग्लूटिनेशन। या इस प्रकार के तरीके के अंदर एंटीबॉडी स्टूडेंट एंटीजन पे जो एपिटॉप है उन पे चिपक जाती है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है और उससे जो बनता है सम्मिश्रण वो स्थिर होता है, अगतिशील होता है, भारी हो जाता है, जो अब एक ही जगह पे रहने लगता है और फिर उसको भक्षण कोशिका पकड़ के खा जाती है। तो एंटीजन पर जाकर एंटीबॉडी ने इस तरीके से काम किया। इस प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहा जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया। जी हाँ, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? एंटीबॉडी रोगाणु की सतह पर उपस्थित से एपिटॉप से जुड़कर, एंटीजन से जुड़कर और स्टूडेंट रोगाणु को नष्ट करती है। इसके लिए वो उस पर एकत्र हो जाती है, स्थिरीकरण हो जाता है उनका, और फिर फेगोसाइटिक कोशिकाओं द्वारा रोगाणु को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो रक्त में हिलती नहीं है, रोगाणु वहीं अपनी जगह पर रहता है। उस पर एंटीबॉडी आके चिपक गई और ये एग्लूटिनेशन। दूसरा तरीका होता है स्टूडेंट ऑप्सोनाइजेशन। ये ऑप्सोनाइजेशन एक तरीका और ये जनरली आईजीजी और आईजीएम प्रकार की एंटीबॉडी काम में लेती है। ये उस रोगाणु को जो होता है उसके बाहर की तरफ एक आवरण का निर्माण कर देती है और जिससे कि वो रक्त में अलग से प्रदर्शित होता है स्टूडेंट, और उसको फेगोसाइटिक भक्षण कोशिका पहचान लेती है और उसको नष्ट कर देती है। जी हाँ, रोग कारक के चारों एक आवरण बना देती है और भक्षक कोशिकाओं को उत्तेजित कर देती है। इस प्रकार एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़कर भक्षण क्रियाओं को प्रेरित करती है। इसमें आवरण बना देती है, उसके बाद उस पर अटैच नहीं होती। और एक होता है स्टूडेंट उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। इसमें एंटीबॉडीज रोगाणु से स्रावित होने वाले जहरीले पदार्थ उनका को निराविषीकरण कर देती है। एंटीबॉडीज रोगाणु द्वारा छोड़े गए बाह्य विष एक्सोटॉक्सिन को भी निष्क्रिय कर देती है। जी हाँ स्टूडेंट, तो एंटीबॉडी 3 तरीके से काम करती है, उदासीनीकरण, ओपोसोनाइजेशन और एग्लूटिनेशन। जी हाँ स्टूडेंट, यह एंटीबॉडी का काम करने का तरीका और यह एंटीबॉडी के बारे में। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है स्टूडेंट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण। तो मैं आपको वो पढ़ाता हूँ, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, एनसीईआरटी का टॉपिक। स्टार्ट। ये तो प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण का सिद्धांत स्टूडेंट एक ही है, मेमोरी सेल्स, जिसके बेस पे काम करता हो। जी हाँ, मेमोरी सेल्स स्टूडेंट के आधारित है। प्रतिरक्षीकरण क्या होता है? किसी विशेष रोग या किसी रोगजनक के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाना, प्रतिरोधी बनाना, वो कहलाता है प्रतिरक्षीकरण। स्टूडेंट इम्यूनाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन सक्रिय प्रतिरक्षीकरण और एक निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। सक्रिय प्रतिरक्षीकरण को ही वास्तविकता में टीकाकरण कहते हैं, वैक्सीनेशन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सक्रिय मतलब शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। टीकाकरण में होता क्या है स्टूडेंट? टीकाकरण में वैक्सीन जिसे कहते हैं, उसमें वैक्सीन के अंदर स्टूडेंट एंटीबॉडी नहीं होती, बल्कि जिस रोग के लिए आप वैक्सीन लगा रहे हैं वो रोगाणु होता है। वो रोगाणु जीवित अवस्था में, मृत अवस्था में, कमजोर अवस्था में, या उस रोगाणु से निकलने वाला विष जहरीला पदार्थ जो था वो होता है, पर होता रोगाणु का ही कुछ अपशिष्ट है और वो शरीर में जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके खिलाफ एंटीबॉडी शरीर उत्पादित करता है। ये पहले से तैयारी की गई है। वैक्सीन को ड्रग नहीं है। आप अगर बीमार हो गए, मान लीजिए
आपको कोई अगर टीबी रोग हो गया, आपको पोलियो रोग हो गया, तो अब आपको टीबी का वैक्सीन नहीं लग सकता। नहीं 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 नहीं, आप सोचो मैं रोग से बचना चाह रहा हूं, मुझे बीमारी हो गई है तो अब मुझे वैक्सीन लगे। नहीं, वैक्सीन कोई ड्रग नहीं है, कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन तो बीमारी से बचाने के लिए पहले से की गई तैयारी है स्टूडेंट। टीका, वैक्सीन, इसमें एंटीबॉडी बनेगी, शरीर बनाएगा, टाइम लगेगा। आप चाहो बीमारी होने के बाद वैक्सीन कराओ, नहीं, आपको वैक्सीनेशन पहले करवाना है, अब बीमारी नहीं होगी। क्योंकि वैक्सीनेशन से जो स्टूडेंट एंटीबॉडी शरीर में उत्पादित होगी, उनके साथ मेमोरी सेल्स बन जाएंगे, और मेमोरी सेल्स अब दोबारा कभी वही जीवाणु आएगा तो उसके खिलाफ, जैसे कभी दोबारा वो स्टूडेंट एंटीजन आया, वो पैथोजन रोगाणु आया, तो शरीर तुरंत एंटीबॉडी बना लेगा और रोग नहीं होगा। तो सक्रिय प्रतिरक्षीकरण मतलब होता है टीकाकरण, और टीकाकरण का आधार है मेमोरी सेल्स। एडवर्ड जेनर, जिन्हें फादर ऑफ वैक्सीन बोला जाता है, स्टूडेंट वैक्सीनेशन, टीकाकरण का जनक बोला जाता है, उन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट जो है इस टीकाकरण के काम को किया था। आइए मैं स्टार्ट करता हूं एक टॉपिक, सक्रिय प्रतिरक्षीकरण, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये टीकाकरण से होता है। टीकाकरण प्रतिरक्षण जो होता है स्टूडेंट, वो साधारण होता है, प्रभावी तरीका है, सुरक्षा के लिए होता है, उपचार के लिए नहीं है। यह कोई दवाई नहीं है टीका। जी हां, यह प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करके एंटीबॉडी उत्पादन का तरीका है। रोग होने के बाद टीका लगा के आप उससे निवारण नहीं ले सकते। जी हां, स्मॉल पॉक्स का टीका एडवर्ड जेनर ने स्टूडेंट सबसे पहले देखा और यही काम किया, और इसलिए इनको टीकाकरण का जनक कहा जाता है। टीके के अंदर स्टूडेंट होता क्या है, रोग जनक होता है, जो निष्क्रिय किया हुआ होता है, दुर्बल किया हुआ होता है स्टूडेंट, या फिर उसके द्वारा स्थापित एंटीजन जो होता है वो मौजूद होता है उसमें, और वो शरीर में प्रवेश करवाकर शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। इस एंटीजन के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी बनता है, जो वास्तविक संक्रमण जब कभी भी होगा उसे को निष्क्रिय कर देंगे। फिर क्यों? क्योंकि उनमें बन जाती है क्या, टीकाकरण में के कारण स्टूडेंट मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स बनते हैं, जो कि दोबारा रोगजनक आने पर जल्दी से पहचान लेती है और फिर एंटीबॉडी का उत्पादन कर नष्ट कर देती है। डबल स्टार। श्योर? तो फिर दोबारा बोल रहा हूं, वैक्सीन में दुर्बल, कमजोर जिसे कहते हैं, निष्क्रिय, मृत रोगाणु या उसके द्वारा स्रावित एंटीजन होता है, जिसको शरीर में प्रवेश कराया जाता है, शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, और अब शरीर में उस रोगाणु के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन हो जाता है, मेमोरी सेल बन जाती है। अब दोबारा कभी वो रोगजनक आता है तो वो उसके लिए एंटीबॉडी का उत्पादन तीव्र रूप से होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा, शरीर ने एंटीबॉडी बना। अब आई निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये समय पहले पढ़ा चुका आपको। निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण, पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसमें तो किसी व्यक्ति को रोग होने पर स्टूडेंट उस व्यक्ति को बचाव हेतु इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। जी हाँ, किसी व्यक्ति को कोई घातक रोगाणु से संक्रमित हो गया तो फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है। जैसे टिटनस रोग हो गया तो एंटी टिटनस का सीरम का इंजेक्शन लगाना चाहिए। जी हाँ, सांप ने काट लिया, अब ऐसे समय में एंटीबॉडी उत्पादन और ये सब की नहीं है, इस समय तो तुरंत एंटीविनोम का इंजेक्शन लगाओ। तो ये होगा स्टूडेंट टिटनस में, इसमें एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन के टीके सीधे दिए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है, क्योंकि इसमें शरीर ने उत्पादन नहीं किया, आपने रेडीमेड एंटीबॉडी दी है। इसका जनक वॉन वेयर है स्टूडेंट, वॉन वेयरिंग ये इसके जनक है स्टूडेंट। इन्होंने सर्वप्रथम डिप्थीरिया एंटीजन को भेड़ में प्रविष्ट कराकर एंटी डिप्थीरियल सीरम बनाया था। श्योर? ये इसके बारे में हो जाएगा। सांप के काटने पर एंटीविनोम का आना, वो भी है। ये लीजिए स्टूडेंट, सांप के काटे जाने के मामले में रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें एंटीविनोम होता है। श्योर? ये तो एंटीविनोम, एंटी टिटनस सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम, वॉन वेयरिंग। इसके तो प्रतिरक्षीकरण दो प्रकार का, सक्रिय प्रतिरक्षीकरण, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। सक्रिय प्रतिरक्षीकरण को ही टीकाकरण कहते हैं। इसमें शरीर एंटीबॉडी बना रहा है, डबल स्टार। टीका कोई दवाई नहीं होती है, टीका किसी रोग का उपचार नहीं है, टीका तो प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी उत्पादन का तरीका है। टीके के अंदर जो रोगाणु होता है वो या तो मृत अवस्था में, जीवित अवस्था में, या कमजोर करके जीवित अवस्था में, या मृत अवस्था में, या फिर उसके विषैले पदार्थ हो। इसी के आधार पर कि टीके में कौन है, किसको अंदर प्रवेश करा, टीके के प्रकार भी हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट एक टीका होता है लाइव वैक्सीन जिसे कहते हैं, इसमें वो रोगाणु जीवित होता है जैसा वह वैसा, या फिर उसको दुर्लभ करके, कमजोर करके भेजा जाता है, नेचुरल या एटीट्यूड फॉर्म में कमजोर करके, ताकि अंदर जाके बीमारी न करे पर जीवित अवस्था में। ऐसे टीके के उदाहरण स्मॉल पॉक्स का टीका, बीसीजी जो मैं आपको बोल रहा था टीबी के लिए, बैसिलस कैलमेट गुएरिन इसकी फुल फॉर्म होती है,
ये बीसीजी का जो टीका लगता है बच्चों में स्टूडेंट, उस टीके के अंदर रोगाणु होता है, टीबी के लिए लगता है ये टीका, जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु जनित रोग है उसके लिए लगता है टीका, और उसमें जो रोगाणु होता है वो जीवित अवस्था में होता है, दुर्बल करके स्टूडेंट, कमजोर करके। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, जी हाँ स्टूडेंट, एमएमआर मीजल्स मम्स रूबेला, ये 3 बीमारियां होती है उसके लिए टीका लगता है। ये सब लाइव वैक्सीन कहलाते हैं क्योंकि इनमें रोगाणु जीवित है। अब आएगा किल्ड वैक्सीन, जी हाँ, जिसमें रोगाणु मृत या निष्क्रिय करके डाला गया है स्टूडेंट, और इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट वूफिंग कफ जो होती है, जी हाँ स्टूडेंट, जीवाणु जनित रोग, उसकी जो टीका लगता है। रेबीज मैंने आपको पढ़ाया था, रेबीज वायरस जनित रोग, उसका टीका, इन्फ्लुएंजा का, निमोनिया का टीका, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक टीका होता है स्टूडेंट जिसमें कि टॉक्सॉइड वैक्सीन बोला जाता है, जो कि जीवाणु नहीं होता, उसके विषैला पदार्थ होता है, जी हाँ, उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस वो स्रावित करता है वो होता है, उसमें जीवाणु नहीं होता उस टीके में, ना मरी हुई अवस्था में ना कमजोर अवस्था में, जीवित अवस्था में जीवाणु है ही नहीं। उस जीवाणु से जो विषैला पदार्थ निकलता है वो विषैला पदार्थ टीके में रख दिया जाता है और वो शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसे वैक्सीन टॉक्साइड वैक्सीन कहलाते हैं। संशोधित जीवाणु विषय, इसे अविषैला किया जाता है ताकि वो अंदर जाके शरीर में स्टूडेंट एंटीटॉक्सिन बनाने की क्षमता रखे पर रोग ना करे। एग्जाम्पल टेटनस का टीका, डिप्थीरिया का टीका, तो टेटनस का टीका टॉक्सॉइड टीका है, डिप्थीरिया का टीका टॉक्सॉइड टीका है, वूफिंग कफ का टीका किल्ड है स्टूडेंट, किल्ड वैक्सीन है। रेबीज का किल्ड है, पर जो टीबी के लिए बीसीजी लगा वो लाइव वैक्सीन है, जी हाँ, लाइव वैक्सीन है बीसीजी का। तो यह कुछ पॉइंट्स टीके के प्रकार और इसके बारे में। तो हमने एक टॉपिक एनसीईआरटी का और लिया, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, तो हमने मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद टीकाकरण, वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं स्टूडेंट, और प्रतिरक्षाकरण वो भी कंप्लीट कर लिया टॉपिक। तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस चल रहा है उसमें तैयार है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडी का स्त्रवण कौन करता है? बी लिम्फोसाइट स्टूडेंट, जो प्लाज्मा सेल में परिवर्तित होती है और फिर वो एंटीबॉडी का स्त्रवण करती है। बी लिम्फोसाइट की वजह से कौन सी इम्यूनिटी आती है, कौन सी प्रतिरक्षा आती है? जी हाँ, तरल प्रतिरक्षा, जी स्टूडेंट। एंटीबॉडी मध्यस्था प्रतिरक्षा ये बोला जाता है उसे, वो आती है स्टूडेंट बी लिम्फोसाइट की वजह से। एंटीबॉडी कौन 5 प्रकार की होती है? IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। सबसे बड़ी और भारी एंटीबॉडी IgM। ऐसी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा से गुजर जाती है और माता से बच्चे में जाती है, IgG। ऐसी एंटीबॉडी जो रक्त दूध में मिलती है, कोलेस्ट्रॉल में मिलती है, IgA। ऐसी एंटीबॉडी जो एलर्जी अभिक्रियाओं में भाग लेती है, एलर्जी में, IgE। एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है? वाई शेप। एंटीबॉडी के अणु में, इम्यूनोग्लोबुलिन के अणु में स्टूडेंट कौन से बंध होता है? डाइसल्फाइड बंध। एक इम्यूनोग्लोबुलिन की संरचना में कितने प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक अणु के निर्माण में। ये सब हमने बहुत अच्छी तरह तैयार कर लिया स्टूडेंट, और हमारा पूरा टॉपिक बिल्कुल सही है। प्राथमिक लसी का अंग 2 हैं, एक थाइमस और एक लाल अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा और थाइमस। और अगर द्वितीय लसी का अंग पूछा जाए तो स्टूडेंट प्लीहा, टॉन्सिल्स, पेयर्स पेचेस, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स यानी अपेंडिक्स स्टूडेंट, लसी का गांठें, यह है हमारे पास द्वितीयक लसी का अंग। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक तैयार। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा, शरीर मृत आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, शरीर से रक्त की हानि होने पर शरीर को रक्त देने वाला अंग प्लीहा। कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? जोरदार तैयार। और अब स्टूडेंट हम बात करेंगे एनसीईआरटी के सीक्वेंस में आगे रोग की, डिसऑर्डर्स। तो स्टूडेंट प्रतिरक्षा तंत्र टॉपिक। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र अति संवेदनशील हो जाता है, यानी ज्यादा काम कर रहा है, जरूरत नहीं उससे ज्यादा। एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र कम काम कर रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र की कमी होना। और एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र हमारे खुद के ही एंटीजन को मारता है, उसके लिए एंटीबॉडी बनाए। यानी प्रतिरक्षा तंत्र की 3 प्रॉब्लम है, या तो अति संवेदनशीलता, या खुद के एंटीबॉडी के खिलाफ, खुद के ही प्रतिशत के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना, या कम काम करना।
यानी अति संवेदनशीलता, या फिर स्वप्रतिरक्षी रोग जिसमें कि हम हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के स्वप्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए, या प्रतिरक्षा कमी रोग इम्यूनोडेफिशिएंसी जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र कम काम करे। सबसे पहले बात करते हैं अति संवेदनशीलता की जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा काम करे, और इसे सामान्य भाषा में एलर्जी के नाम से जानते हैं। तो एनसीईआरटी का सीक्वेंस लेते हुए एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एलर्जी। एलर्जी क्या है स्टूडेंट? एलर्जी होता है कुछ विशिष्ट प्रतिजन के लिए शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का अति संवेदनशीलता होना। स्टूडेंट जी, ज्यादा ही प्रतिरक्षी बना देना, अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करना किसी व्यक्ति का किसी प्रतिजन, जी हाँ स्टूडेंट, जोरदार, किसी प्रतिजन के लिए अति संवेदनशीलता दर्शाना एलर्जी कहलाता है जी। और जिनके कारण एलर्जी होती है उन कारकों को एलर्जन के नाम से बुलाया जाता है। स्टूडेंट ये कुछ भी हो सकते हैं, धूल के कारण, कोई रसायन, स्टूडेंट जी हाँ, ये सब एलर्जन की तरह काम करते हैं। कई लोगों को धूल से एलर्जी होती है जी स्टूडेंट, कईयों को परागकण से एलर्जी होती है, कईयों को कोई रसायन से एलर्जी होती है। और जैसे वो शरीर में एलर्जन प्रवेश करता है, शरीर की मास्ट कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और वह स्रावित करती है हिस्टामिन, स्टूडेंट, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये आने लग जाते हैं। ये है एलर्जी। तो प्रतिरक्षा तंत्र का एक रोग है एलर्जी, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र अति संवेदनशीलता दर्शाता है कुछ विशिष्ट कारकों के लिए, जिनके कारण एलर्जी होती है उन कारकों को एलर्जन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट एलर्जन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन काम आता है वो आईजीई है, एलर्जी में आईजीई एंटीबॉडी काम आती है, एलर्जी में मास्ट कोशिका अधिक सक्रिय होती है और हिस्टामिन स्रावित करती है। एलर्जी में ब्लड में स्टूडेंट जो डब्ल्यूबीसी पार्टिसिपेट करती है उसका नाम होता है एसिडोफिल्स। स्टूडेंट श्योर, एसिडोफिल्स एलर्जी अभिक्रियाओं में भाग लेती है। ये कुछ पॉइंट्स है तो स्टार्ट करता हूं। अति संवेदनशीलता दर्शाना एलर्जी कहलाता है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। डन, ऐसे पदार्थ जिनके लिए ऐसी प्रतिरक्षी क्रिया होती है उन्हें एलर्जन कहते हैं। डबल स्टार, जैसे एलर्जन के उदाहरण है धूल, स्टूडेंट, परागकण, प्राणी लघुशक, डेंडर। स्टूडेंट एलर्जी के दौरान बनने वाली एंटीबॉडी आईजीई प्रकार की होती है। एलर्जी में मास्ट कोशिका हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन स्रावित करती हैं। डबल स्टार स्टूडेंट, एलर्जी अति संवेदनशीलता का नाम है। समझ में आ रहा है एलर्जी? अच्छा एक और बात बताओ, एलर्जी संक्रामक रोग है कि असंक्रामक? असंक्रामक। मुझे अगर किसी परागकण से या मुझे किसी धूल से एलर्जी है तो उससे आपको क्या लेना, आपके थोड़ी जाएगी वो एलर्जी। स्टूडेंट तो एलर्जी असंक्रामक रोग है। कैंसर असंक्रामक रोग है, एड्स संक्रामक रोग है, टाइफाइड संक्रामक रोग है, रतौंधी असंक्रामक रोग है। नहीं आया समझ में स्टूडेंट? जी हाँ, तो कुछ पॉइंट्स। तो एलर्जी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एलर्जी में जो एंटीबॉडी काम आई वो आईजीई, एलर्जी में जो डब्ल्यूबीसी का रोल है एसिडोफिल्स, एलर्जी में जो कोशिकाएं सक्रिय होती है मास्ट कोशिकाएं जो हिस्टामिन सेरोटोनिन डालेगी, एलर्जी जिन कारकों के कारण होती है उन्हें एलर्जन, परागकण, धूल। जी हाँ स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं एलर्जी में। एलर्जी में लक्षण क्या कहेंगे? जिस आदमी को एलर्जी होती है आपको पता है एलर्जी में सबसे पहले छींकें आना चालू हो जाती है, नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये सब एलर्जी के लक्षण है। आप कोई बार कोई गोली गलत खा लीजिए, पूरी शरीर में स्टूडेंट लाल लाल रंग के दाने होने लगे, कुछ हो गया, तो आप ये बोलेंगे मुझे एलर्जी हो गई इससे। डन। एलर्जी के निवारण के लिए जो औषधियां काम में लेते हैं वो होती है स्टूडेंट एंटीहिस्टामिन, एड्रीनलिन और कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। जो एलर्जी होती है डॉक्टर कहता है ये गोली खा लो या फिर स्टूडेंट इंजेक्शन लगवाओ इसका। जी हाँ, तो वो क्या यूज करते हैं एलर्जी के निवारण हेतु? वो है स्टूडेंट एड्रीनलिन, एंटीहिस्टामिन, क्योंकि हिस्टामिन डाल रही है मास्ट कोशिका, वही कर रहा है एलर्जी सब के लिए जो भी लक्षण दिखा रहा है, तो उसको समाप्त करने के लिए एंटीहिस्टामिन। तो एलर्जी के लिए औषधि जो काम मिली स्टेरॉइड औषधियां, एंटीहिस्टामिन, एड्रीनलिन। अब एलर्जी के उदाहरण स्टूडेंट, एलर्जी के लक्षण छींकना, आंखों से पानी आना, नाक बहना, सांस लेने में कठिनाई होना, शरीर पे छोटे छोटे दाने होना। एलर्जी में एंटीहिस्टामिन, एड्रीनलिन, स्टेरॉइड जैसी औषधियों का प्रयोग होता है। फास्ट स्टूडेंट श्योर, एलर्जी के लक्षण तुरंत काम हो जाते हैं। अब आइए आगे की बात करते हैं। एलर्जी के उदाहरण, आपने एक बीमारी सुनी होगी अस्थमा। जी हाँ स्टूडेंट, अस्थमा एक एलर्जी है और अस्थमा में स्टूडेंट फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर जो श्वसन नलिकाओं का जाल होता है
उनकी भित्ति के अंदर सूजन आ जाती है, उनकी भित्ति में पेशी ऐंठन आ जाती है, इसके कारण अस्थमा होता है। जी स्टूडेंट, अस्थमा में जो प्रभावित भाग है वो फेफड़े में उपस्थित श्वसन नलिकाएं हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं जिन्हें इंग्लिश में। उन श्वसन नलिकाओं की भित्ति में पेशी ऐंठन आना अस्थमा है। और अस्थमा में स्टूडेंट सांस लेने में तकलीफ होती है, आवाज के साथ ब्रीदिंग होती है। जी हाँ स्टूडेंट, यह है अस्थमा। तो अस्थमा टॉपिक देखिएगा। अस्थमा, इसमें श्वसन नलिकाओं की भित्तियों में उपस्थित चिकनी पेशियों में ऐंठन आ जाती है। यस स्टूडेंट, ये पॉइंट रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर में आता है। उसके बाद एक बीमारी होती है हे फीवर स्टूडेंट। हे फीवर ये भी एक एलर्जी है और इसमें नाक की झिल्ली में स्टूडेंट जो है एलर्जन आता है। प्रभावित भाग जो होता है वो नाक की झिल्ली और आंखों में सूजन आना, और ये परागकण की वजह से होता है। कई लोगों को कोई परागकण या फूल से दिक्कत है, ऐसी स्थिति में स्टूडेंट वो परागकण जैसे कि जाएगा तो नाक की झिल्ली और आंखों में सूजन, पानी आने लगेगा बहुत ज्यादा नाक से स्टूडेंट, आंखें पूरी लाल हो जाएगी। हे फीवर रोग। यस स्टूडेंट, श्योर, मुख्य एलर्जन इसका परागकण होता है। उसके बाद एक बहुत जोरदार चीज बताता हूँ, एन्फाइलेटिक शॉक स्टूडेंट। ये सबसे घातक एलर्जी है, तीव्र ग्राहिता के नाम से बुलाया जाता है। यह एक प्रकार की पूरे शरीर की एलर्जी है स्टूडेंट। जैसे आज अस्थमा की बात करी, अस्थमा में फेफड़े की एलर्जी हुई, फेफड़े प्रभावित भाग है। हे फीवर की बात करें तो उसमें नाक और आंख प्रभावित भाग है, आंखें पूरी लाल हो जाएगी, नाक से पानी बहेगा खूब। जी हाँ स्टूडेंट, ये उसमें है, ठीक है। लेकिन एन्फाइलेटिक शॉक जिसे मैं कह रहा हूँ, तीव्र ग्राहिता जिसे मैं कह रहा हूँ, इसमें पूरा शरीर प्रभावित होता है स्टूडेंट। जी हाँ, और ये बहुत घातक और गंभीर जिसे कहते हैं स्टूडेंट, वह एलर्जी है। ये जनरली इसका कारण जो है स्टूडेंट वो पेनिसिलिन है। कई बार पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगने पर एलर्जी हो जाती है स्टूडेंट, और पेनिसिलिन के कारण ये होता है तो स्टूडेंट पूरे शरीर की मास्ट कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, और वो मास्ट कोशिकाएं जबरदस्त हिस्टामिन का स्रावन होता है, तो पूरे शरीर में हिस्टामिन का स्रावन होने से पूरे शरीर की रक्त वाहिनियां प्रसारित हो जाती है और रक्त बाहर निकलने लगता है। प्लाज्मा वाहिनियों से बाहर निकलकर त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, इससे शरीर में सूजन आ जाती है। इसके अलावा रक्त की कमी, रक्तदाब बहुत गिर जाता है। इस बीमारी में तुरंत रक्तदाब नीचे गिरता है जिससे मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत ही घातक वो है तीव्र ग्राहिता। ये सामान्यतः पूरे शरीर की एलर्जी है। इसमें पूरे शरीर की मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन स्रावित करती है, इससे रक्त वाहिनियां प्रसारित हो जाती है। पेनिसिलिन इसका कारण है। आइए, ये एक प्रकार के पूरे शरीर में एक साथ तो गंभीरतम एलर्जी है। इसका एलर्जन पेनिसिलिन रक्त में जाने के कारण है। ये पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके कारण पूरे शरीर की मास्ट कोशिकाओं द्वारा हिस्टामिन का स्तर बढ़ने लगता है। हिस्टामिन के कारण रक्त वाहिकाएं फैल जाती है और उनकी पारगम्यता बढ़ने के कारण काफी मात्रा में रक्त बाहर निकल जाता है। इस प्रकार रक्त वाहिकाओं में रक्त की कमी होने से रक्त दाब कम हो जाता है। इससे शरीर के अंगों को रक्त आपूर्ति नहीं होती और मृत्यु भी हो सकती है। तो आज के बाद एलर्जी अति संवेदनशीलता है प्रतिरक्षा तंत्र का, इसका पूरा रिवीजन हो गया। प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा सक्रिय है तो एलर्जी होगा। एलर्जी के 3 उदाहरण है, अस्थमा, हे फीवर और एन्फाइलेटिक शॉक स्टूडेंट। अस्थमा में फेफड़े के अंदर श्वसन नलिका में पेशी ऐंठन आता है, हे फीवर में नाक की झिल्ली और आंखों में सूजन आती है, और एन्फाइलेटिक शॉक के अंदर पूरे शरीर की मास्ट कोशिका प्रभावित होती है। एलर्जी में आईजीई एंटीबॉडी काम करती है। एलर्जी में मास्ट कोशिका हिस्टामिन और सेरोटोनिन स्रावन करती है। एलर्जी में जो डब्ल्यूबीसी काम करती है वो एसिडोफिल्स है। डन, ये हमारे पास तो अति संवेदनशीलता होने पर प्रतिरक्षा तंत्र के एलर्जी, ये एक टॉपिक और कंप्लीट है। चलिए, और अब आएगा स्टूडेंट जिसमें कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के सेल्फ एंटीजन यानी स्व प्रतिरक्षण के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करे, और तब कहलाता है स्व प्रतिरक्षा रोग, हिंदी में और इंग्लिश में ऑटो इम्यून डिजीज। प्रतिरक्षा तंत्र काम कर रहा है, आपको पता है अर्जित प्रतिरक्षा का एक बहुत अच्छा लक्षण होता है स्व प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन के बीच में विभेद कर देना। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जगह जगह पर प्रतिजन उपस्थित है, एंटीजन उपस्थित है ना, है। तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कभी हमारे शरीर के अंदर के एंटीजन को कभी के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनाता, बाहर से आने वाले एंटीजन के विरुद्ध बनाता है। ये बात आपको पता है। पर कभी कभी अनुवांशिक विकारों या अनेक कारकों के कारण ऐसा होता है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र शरीर के खुद के प्रतिजन के विरुद्ध ही एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है, और इसे कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिजीज। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही हमारे शरीर के अंदर उपस्थित एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है।
आइए साहब, तो अब हमारा टॉपिक जो चलेगा वो टॉपिक यही चलेगा स्टूडेंट, स्व प्रतिरक्षा रोग। स्टार्ट। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा उच्चतर कशेरुकी में विकसित हुई है। ओके साहब, उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिका और विजातीय जीवों के बीच विभेद कर सकने की क्षमता पर आधारित होती है। मैंने आपको बताया कि अर्जित प्रतिरक्षा का एक बहुत अच्छा लक्षण होता है सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन के बीच में भेद करने, पर कई बार कुछ कारणों से यह भेद नहीं कर पाती है और शरीर के स्व प्रतिरक्षण के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। कभी कभी अनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और वह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। डबल स्टार, स्व प्रतिरक्षा रोग। हाँ या ना स्टूडेंट? ये स्टार्ट देखिए, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण करता है तो शरीर के स्व प्रतिजन नष्ट कर देती है, इसे स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। हाँ या ना स्टूडेंट? डबल स्टार। ये लीजिए, ये तैयार एग्जाम्पल पूछे जाए आपसे कि ऐसा कोई एग्जाम्पल दिए, ऐसे कोई रोग बताइए। सुनिए आज आप, मायस्थेनिया ग्रेविस, आप मसल चैप्टर पे 11th का, उसके अंदर मायस्थेनिया ग्रेविस एक टॉपिक है। स्टूडेंट, हमारी जो मसल्स होती है उसकी बाहर का आवरण सार्कोलेमा होता है और ये उसको आवेग लेकर आई मोटर न्यूरॉन, प्रेरक तंत्री न्यूरॉन, और इन दोनों के बीच का ये संधि कहलाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे, पेशीय। स्टूडेंट ध्यान से, तंत्रिका पेशीय संधि इसे कहते हैं। अब इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर स्टूडेंट तंत्रिका के अंतिम सिरे से जो स्रावित होता है उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। जो संवेदन तंत्रिका स्रावित करती है न्यूरॉन, उसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं और उस एसिटाइल कोलिन को ग्रहण करने हेतु पेशी पर उपस्थित होता है स्टूडेंट इस तरीके से संवेदन। या अब कई बार हमारे शरीर की एंटीबॉडी इस संवेदन के विरुद्ध बन जाती है और वह इस एसिटाइल कोलिन संवेदनांगों को नष्ट कर देती है। तो मायस्थेनिया ग्रेविस तंत्रिका पेशी संधि का रोग है जिसमें तंत्रिका पेशी संधि यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रभावित होता है और इसमें एसिटाइल कोलिन संवेदनांगों के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है। तो पेशी पर ऊपर से आने वाला एसिटाइल कोलिन रिसीव नहीं किया जाता, उसे ग्रहण नहीं करती। तो स्टार्ट, पहला रोग है मायस्थेनिया ग्रेविस। इस रोग में एसिटाइल कोलिन संवेदनांगों के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के नष्ट हो जाने के कारण पेशी तंत्री संधियों में तंत्रिका संवहन रुक जाता है और पेशी गति मंद हो जाती है। श्योर स्टूडेंट, कुछ समय पश्चात पेशियां क्षीण हो जाती है। तो पेशीय तंत्रिका संधि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसमें प्रभावित होता है मायस्थेनिया ग्रेविस। अगली बीमारी बताता हूं, हाशिमोटोज रोग। स्टूडेंट, हाशिमोटोज रोग में थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। जी हाँ, हमारी थायराइड ग्रंथि के अंदर उपस्थित थायरोक्सिन हार्मोन के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है। तो हाशिमोटोज रोग में थायराइड ग्रंथि प्रभावित। एक आएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। स्टूडेंट, इसमें हमारी संधि प्रभावित होती है, जॉइंट्स। स्टूडेंट, जी हाँ, दो हड्डियों के बीच का स्टूडेंट समय उसे कहलाता है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स प्रभावित होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। कौन कौन सा भाग प्रभावित होगा, कौन कौन से रोग हैं जो स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाते हैं? मायस्थेनिया ग्रेविस, इसमें तंत्रिका पेशीय संधि प्रभावित होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। हाशिमोटोज रोग, इसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। डन। एक और होता है स्टूडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। स्टूडेंट, इसमें शरीर की एंटीबॉडी बनती है अग्नाशय में स्थित बीटा कोशिकाओं के लिए, जो बीटा कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करती है, तो इंसुलिन का स्त्रवण बंद या बहुत कम हो जाता है। तो ये एक और, तो देखिए, पहला मायस्थेनिया ग्रेविस, दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, प्रभावित भाग जॉइंट्स यानी जोड़। हाशिमोटोज रोग, प्रभावित भाग थायराइड ग्रंथि। एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसमें स्टूडेंट अग्नाशय में स्थित बीटा कोशिकाओं के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है जिससे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। एक और रोग रह गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस या नर्वस सिस्टम में आप पढ़ते हैं कि न्यूरॉन यानी तंत्रिका जो होती है उनके ऊपर माइलिन आच्छत पाया जाता है। स्टूडेंट, उस माइलिन आच्छत के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है कई बार, या इस रोग में तंत्रिका कोशिकाओं के माइलिन आच्छत के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है जिससे तंत्रिका संवहन बंद हो जाता है या रुक जाता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो कौन कौन से रोग, उसमें कौन सा भाग प्रभावित हुआ, और ये सब स्व प्रतिरक्षी रोग है। तो एक क्वेश्चन तो यह आएगा, निम्न में से कौन सा स्व प्रतिरक्षी रोग है? हाशिमोटोज रोग, यस सर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यस सर। मायस्थेनिया ग्रेविस, यस सर। एक बार और,
मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर स्टूडेंट तंत्रिका पेशी संधि, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रभावित, हाशिमोटोज रोग में थायराइड ग्रंथि प्रभावित, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स प्रभावित, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तंत्रिकाओं के ऊपर स्थित माइलिन आच्छाद यानी तंत्रिकाएं प्रभावित, और लास्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के अंदर स्टूडेंट या उसमें अग्नाशय में स्थित बीटा कोशिकाओं को मार देते हैं, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी। ये सब स्वप्रतिरक्षी रोग है। स्वप्रतिरक्षी रोग वो होते हैं जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र शरीर के स्वप्रतिजन के विरुद्ध ही एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। तो एक अच्छा टॉपिक ये भी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टूडेंट, ये भी तैयार हो गया हमारा। और अब बारी आती है स्टूडेंट किसकी, अब आता है वो रोग जिनमें प्रतिरक्षा तंत्र कम काम करता है। जी हाँ, प्रतिरक्षा तंत्र की कमी से होने वाले रोग जिसमें वो काम नहीं कर रहा। तो 3 वैरायटी थी। प्रतिरक्षा तंत्र अति संवेदनशील होकर काम करे तो एलर्जी, प्रतिरक्षा तंत्र खुद के एंटीबॉडी खुद के प्रतिजन के लिए एंटीबॉडी बनाए तो स्वप्रतिरक्षी रोग, और अब आएगा प्रतिरक्षा तंत्र कम काम करे। इसमें 2 बीमारियां आती है। एक बहुत पॉपुलर रोग है बहुत ज्यादा, और वो है एड्स, सुना हुआ नाम होगा आपका, और दूसरा होता है एससीआईडी स्टूडेंट। यह स्टार्ट तो मैं अब ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, प्रतिरक्षा की कमी से होने वाले रोग जिनमें प्रतिरक्षा तंत्र कम काम करता है। उसमें पहला रोग एड्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इंग्लिश में याद रखनी है आपको, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा होता है एससीआईडी, पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं, फुल फॉर्म सेवरल कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये रोग यह एक जन्मजात रोग है। एससीआईडी स्टूडेंट, एड्स जन्मजात नहीं होता है, एससीआईडी जन्मजात रोग है। यह एक जीन उत्परिवर्तन के कारण रोग होता है स्टूडेंट। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र टी और बी लिम्फोसाइट की वजह से होता है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट शॉर्ट, और इन दोनों लिम्फोसाइट के कारण हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होती है। टी लिम्फोसाइट के कारण कोशिकीय प्रतिरक्षा मिलती है और बी लिम्फोसाइट के कारण तरल प्रतिरक्षा मिलती है। इन दोनों लिम्फोसाइट के परिपक्वन हेतु एक एंजाइम की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, या कई बार जीन उत्परिवर्तन के कारण एक अनुवांशिक विकार के कारण स्टूडेंट या उस एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उस बच्चे में टी और बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन नहीं होता है, तो पूरा प्रतिरक्षा तंत्र ही काम नहीं करेगा उस बच्चे में जन्म के बाद, देखिएगा। और तब एससीआईडी नाम का रोग होता है, सेवरल कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एससीआईडी। यह एक जन्मजात रोग है, जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसके कारण एक एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज, इसकी कमी हो जाती है। यह एंजाइम टी और बी लिम्फोसाइट के परिपक्वन में बहुत मददगार होता है, इसलिए ऐसे बच्चे में टी और बी लिम्फोसाइट नहीं बन पाती प्रॉपर, तो पूरा प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर रह जाता है। के परिपक्वन में सहायक होता है, फलस्वरूप रक्त में सक्रिय टी और बी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है और आरंभिक आयु में ही मृत्यु हो जाती है। शियो स्टूडेंट, यह तो यह इसके बारे में इसका जो निवारण है या इसके लिए जो औषधि है वो जीन थेरेपी की जाती है स्टूडेंट। ये हुआ तो एससीआईडी में प्रतिरक्षा तंत्र टी और बी लिम्फोसाइट दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। कारण दोनों की कमी, कारण क्योंकि उनके परिपक्वन हेतु जो एंजाइम चाहिए एडिनोसिन डीएमिनेज वो नहीं है। क्यों? अनुवांशिक विकार के कारण। ठीक है स्टूडेंट, अब बारी आती है दूसरे रोग की जिसका नाम है एड्स, और उसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो अब हम एड्स टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नीट के पॉइंट से एड्स को फिंगर्स पे करा दूंगा पूरे टॉपिक को। 1981 में यूएसए में सबसे पहले एड्स का रोगी मिला स्टूडेंट। 1981 में इंडिया में, भारत में बात करें स्टूडेंट तो 1986 में, 1986 में चेन्नई में पहला रोगी मिला स्टूडेंट एड्स के बारे में। एड्स जन्मजात रोग नहीं है स्टूडेंट, एड्स अर्जित किया जाता है। एड्स संक्रामक रोग है, असंक्रामक नहीं, संक्रामक रोग है। एड्स घातक संक्रामक रोग है, एड्स जन्मजात नहीं है, एड्स अर्जित रोग है। एड्स वायरस से होता है, एचआईवी वायरस स्टूडेंट। जी हाँ, एचआईवी इसके लिए जिम्मेदार होता है स्टूडेंट। एड्स वायरस जनित रोग है, एड्स उपार्जित रोग है, एड्स संक्रामक रोग है, एड्स जन्मजात नहीं है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू करता हूं। एड्स पहले फुल फॉर्म आएगी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसकी इंग्लिश है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण स्टूडेंट। ये इसके सारे शब्दों का मीनिंग आना चाहिए। उपार्जित मतलब जन्मजात नहीं है, शरीर में बाद में आएगा जन्म के बाद। यह हो गया प्रतिरक्षा, मतलब प्रतिरक्षा न्यूनतम मतलब इसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, सिंड्रोम मतलब होता है कई बीमारियों का एक साथ समूह स्टूडेंट। जी, एड्स में बहुत सारे रोग आ जाते हैं फिर स्टूडेंट।
तो एड्स ये है श्योर। यह प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। इसका मीनिंग है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता है जो व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित करता है। यह जन्मजात रोग नहीं है, यह विषाणु जनित रोग है, यह उपार्जित संक्रामक रोग है। एड्स सिंड्रोम का अर्थ है लक्षणों का समूह। डबल स्टार। सबसे पहले यूएसए में 1981 में आया था स्टूडेंट एड्स का सबसे पहले 1981 में यूएसए में पता चला। भारत में सबसे पहले एड्स का मामला 1986 चेन्नई में मिला। 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया स्टूडेंट। डन। एड्स टॉपिक पढ़ा रहा हूं। एड्स प्रतिरक्षा न्यूनता रोग है। प्रतिरक्षा तंत्र के 3 प्रकार वैरायटी में बांटे रोग। अति संवेदनशीलता, स्व प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। प्रतिरक्षा न्यूनता रोग में एड्स है और एससीआईडी है। एड्स उपार्जित रोग है, जीवन काल में अर्जित किया जाता है। एड्स संक्रामक रोग है। एड्स वायरस के कारण होता है, एचआईवी। स्टूडेंट एड्स रोग का संचरण कैसे होता है, एड्स का वायरस फैलता कैसे कैसे है वो भी पढ़ना पड़ेगा। डबल स्टार के साथ एड्स का वायरस 4 तरीके से फैल रहा है। पहला स्टूडेंट संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने पर एड्स का वायरस फैलता है स्टूडेंट। संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्स करने पर स्टूडेंट, लैंगिक क्रिया करने पर। एक दूसरा स्टूडेंट रक्त के आदान प्रदान से। जी, संक्रमित व्यक्ति का रक्त बिना चेक करे उसको सामान्य व्यक्ति में डाल दिया तो एड्स आ जाएगा स्टूडेंट, उसका वायरस। तीसरा स्टूडेंट ड्रग्स, एक जो है सुई उसके स्टूडेंट उसी शेयरिंग करने पर, ड्रग्स जो लेते हैं स्टूडेंट वो उसी निडल से एक व्यक्ति ड्रग ले रहा है फिर दूसरा उसी को अपने में डाल लेगा तो उसमें चला गया स्टूडेंट। और फिर स्टूडेंट गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे में भी एड्स चला जाता है। एड्स 4 तरीके से संचरण है, फैलने तथा संक्रमण के कारण। संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क होने पर। एक जो है संक्रमित रक्त और उसके उत्पादों के आदान प्रदान से। 2 संक्रमित सुइयों का उपयोग करने पर, जैसे कि ड्रग्स लेने पर, इंट्रावीनस ड्रग्स लेने पर स्टूडेंट। 3 और संक्रमित मां से उसके बच्चे में प्लेसेंटा से होकर। 4 तो एड्स स्टूडेंट इस तरीके से आया। 4 तरीके से एड्स को लिया जाएगा स्टूडेंट। इसलिए एड्स जो होता है उन लोगों में ज्यादा फैलता है क्योंकि जिनमें कि स्टूडेंट बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है कई बीमारियों में, जैसे हीमोफीलिया में स्टूडेंट। जी, एड्स उन लोगों में ज्यादा फैलता है जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, जो एक ही सीरीज से स्टूडेंट 3-4 लोग ड्रग्स लेते हैं। एड्स उन लोगों में ज्यादा फैलने के चांस है स्टूडेंट जो एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, लैंगिक संपर्क रखते हैं। जी हाँ, डबल स्टार के साथ यह पॉइंट। तो एड्स के फैलने के चांस किस किस केस में? ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य सेवी होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान प्रदान की जरूरत होती है, ऐसे व्यक्ति स्टूडेंट जो है उनमें एचआईवी का संक्रमण बहुत ज्यादा फैलता है। एचआईवी एड्स के यस स्टूडेंट। डबल स्टार जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, जो एक से ज्यादा पार्टनर के साथ लैंगिक संपर्क रखते हैं, जिन्हें बार बार जीवन में रक्त चढ़ाना पड़ता है, जो संक्रमित माता से ऐसे बच्चे पैदा हों, उन सब में एड्स के चांस फुल होंगे स्टूडेंट। एड्स के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना है, जो भ्रांति भी है समाज में, एड्स छूने से नहीं फैलता, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से नहीं फैलता। एड्स केवल स्टूडेंट शारीरिक द्रव में पाया जाता है उसका वायरस। जी हाँ, इसलिए रक्त के आदान प्रदान से या स्टूडेंट लैंगिक द्रव जैसे कि वेजाइना के द्रव में या फिर वीर्य में पाया जाएगा इसके वायरस, इसलिए इनके आदान प्रदान से होगा। लेकिन छींकने से, खांसने से, मच्छर के काटने से, संक्रमित व्यक्ति है, एड्स का कोई रोगी, उसको मच्छर ने काटा और सामान्य व्यक्ति को काटना है, एड्स नहीं होगा सामान्य व्यक्ति को। छींकने से नहीं होगा, खांसने से नहीं होगा, वायु जनित रोग नहीं है ये, छूने से नहीं होगा। एड्स के रोगी व्यक्ति को छूने से, उसके साथ सोने से स्टूडेंट, उसके साथ खाना खाने से, इनसे हाथ मिलाने से, मच्छर के काटने से कभी इससे नहीं होगा। जी हाँ स्टूडेंट, डबल स्टार। एचआईवी एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता, यह केवल शरीर में स्रावित द्रवों से फैलता है। डबल स्टार। जी हाँ, बॉडी फ्लूइड में इसका वायरस होता है, रक्त में, वीर्य में, वेजाइना के द्रव में, योनि तरल में, इनमें इसका वायरस होता है उसके आदान प्रदान से। इस लैंगिक संपर्क होने पर, रक्त आदान प्रदान होने पर फैलता है। एड्स का वायरस मच्छर के काटने, छींकने, खांसने, छूने, साथ खाना खाने, हाथ मिलाने, चूमने से नहीं फैलता है। डबल स्टार स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्योर, ये हमारे पास स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लाइन आई। तो एड्स का संक्रमण संचरण कैसे हुआ वो बताया मैंने आपको।
एड्स 4 तरीके से फैल रहा है स्टूडेंट। रक्त के संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से, जी, संक्रमित सुइयों का उपयोग करने से, ड्रग्स लेने पर, गर्भवती महिला के संक्रमित होने पर उसके बच्चे में आ सकता है, और स्टूडेंट लैंगिक संपर्क, संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक, क्योंकि एड्स का वायरस शारीरिक द्रव जैसे रक्त, विरैक, योनि द्रव इनमें उपस्थित होता है। एड्स का वायरस कभी भी मच्छर के काटने से, छींकने से, खांसने से, छूने से, साथ में खाना खाने से, हाथ मिलाने से, चूमने से नहीं फैलेगा। जी हाँ स्टूडेंट, डबल स्टार, एड्स होने की संभावना उन व्यक्तियों में ज्यादा होती है जो एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ मैथुन के संपर्क रखते हैं, जिन्हें बार बार जीवन में रक्त चढ़ाना पड़ता है किसी रोग के कारण, जिनमें स्टूडेंट ड्रग्स लेने की आदत होती है, एडिक्ट होते हैं जो ड्रग एडिक्ट, उनमें एड्स के होने की संभावना है, बाकी व्यक्ति में नहीं। जी हाँ डबल स्टार, एक एड्स के साथ एक बहुत बड़ी बात है कि एड्स इतना फैलता क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट एड्स का संक्रमण होने के बाद इसके लक्षण प्रकट होने में कुछ महीने से लेकर वर्ष तक लग जाते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए कि आज किसी व्यक्ति को स्टूडेंट एड्स का वायरस अंदर गया उसके शरीर में, तो जिससे और बीमारियों में अगर कोई रोग कारक अंदर जाता है तो 5-6 दिन में लक्षण प्रदर्शित होने लग जाते हैं। एड्स में नहीं स्टूडेंट, आज उस व्यक्ति को संक्रमित रक्त चढ़ाया तो उसमें एड्स के वायरस गुणन करेंगे, बहुत समय लगेगा, जो 6 महीने से लेकर 5 साल, 6 साल, 8 साल बाद उसके लक्षण होंगे, और व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि उसे एड्स है। ऐसी स्थिति में वो और ज्यादा फैलाएगा। तो एड्स इसलिए फैल रहा है क्योंकि स्टूडेंट संक्रमण से लेकर इसके लक्षण प्रकट होने के बीच का जो अंतराल होता है बहुत लंबा होता है। संक्रमण होने तथा एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच का अंतराल हमेशा लंबा होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक होती है, 5 से 10 वर्षों तक। जी हाँ स्टूडेंट, डबल स्टार, तो हमने एड्स और इसका इंट्रोडक्शन लिया है अभी तक, मुझे लग रहा है तैयार यहां तक स्टूडेंट। तो एड्स के अंदर हमने स्टूडेंट इसके संक्रमण का तरीका पढ़ लिया। एड्स एक वायरस जनित रोग है, और एड्स का जो वायरस है, जो रोग है, रोगजनक है, वह है HIV। अब हम HIV के बारे में पढ़ेंगे। तो एड्स के कारक का नाम होता है स्टूडेंट HIV, रोगजनक का नाम। फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये बार बार आती है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। HIV की फुल फॉर्म पूछी जाती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है स्टूडेंट, क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र में कमी कर देता है, इसलिए इसका नाम ये रख दिया HIV का स्टूडेंट। तो ये है एक वायरस, ये एक रेट्रोवायरस है स्टूडेंट। रेट्रोवायरस ग्रुप के कौन से विषाणु होते हैं जरा इनके बारे में बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट ये वो वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल, जिनका आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, किंतु इनमें उस RNA से DNA को उत्पादन करने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि इनके पास एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा जाता है। डबल स्टार, रेट्रो समूह के वायरस वो वायरस होते हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। आखिर इस एंजाइम की ऐसी क्या क्वालिटी है स्टूडेंट, इस एंजाइम में RNA से DNA को उत्पादन करने की क्षमता पाई जाती है। जनरली DNA से RNA बनता है स्टूडेंट, पर इस एंजाइम के द्वारा RNA से DNA का निर्माण करने वाले वायरस को रेट्रोवायरस समूह में कहा जाता है, और HIV उसी समूह का एक वायरस है स्टूडेंट। तो HIV रेट्रोवायरस है। HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, HIV में आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, HIV RNA से DNA का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। डन। HIV के स्टूडेंट संरचना में उसके केंद्रीय भाग में जो उसका आनुवंशिक पदार्थ है वो RNA, और RNA के 2 अणु होते हैं स्टूडेंट, सिंगल स्ट्रैंडेड, एकल स्टूडेंट। तो स्टार्ट करता हूं HIV की संरचना यानी पैथोजन। HIV विषाणु के उस समूह में आता है जिसे रेट्रोवायरस कहा जाता है स्टूडेंट। डबल स्टार, HIV के केंद्रीय भाग में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 समान अणु होते हैं स्टूडेंट। जी हां, एक जैसे अणु होते हैं और 2 होते हैं स्टूडेंट। ये एक मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए स्टूडेंट, या और सिंगल स्ट्रैंडेड है। जी हां, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होंगे। अगर ऐसे होते तो डबल स्ट्रैंडेड कहलाता, और एक ऐसा एक अलग सा दिखता तो एक जैसे नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं, एक ऐसा तो सिंगल स्ट्रैंडेड, एक भी ऐसा तो 2 हो गए, और एक जैसे दिख रहे हैं तो समान अणु हो गए, और हैं RNA के अणु। तो HIV का आनुवंशिक पदार्थ है 2 समान RNA के एकल यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड अणु। डन। और उनके साथ जुड़ रहा होता विशेष प्रकार का स्टूडेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम स्टूडेंट, और यह एंजाइम RNA से DNA का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। डबल स्टार। आइए मैं आपको HIV की संरचना बता देता हूं स्टूडेंट। पहले देख ले, इसके केंद्रीय भाग में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 समान अणु और एंजाइम होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
प्रोटीएज एंजाइम और इंटीग्रेज एंजाइम होता है स्टूडेंट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए से डीएनए का संश्लेषण करता है स्टूडेंट। ये एचआईवी की संरचना, ये एचआईवी वायरस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एचआईवी वायरस की संरचना पढ़ाने जा रहा हूं आपको। एचआईवी ही जिम्मेदार है एड्स के लिए स्टूडेंट। एड्स का रोगजनक एक वायरस है, रेट्रोवायरस समूह का एक स्टूडेंट सदस्य एचआईवी है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका नाम है। इसकी संरचना ये रही। इसके केंद्रीय भाग में स्टूडेंट कुछ इस तरीके से ऐसे आरएनए का अणु होता है, एक नहीं दो होते हैं, तो दो हो गए आरएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अणु होते हैं स्टूडेंट। ये रहे, उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम की जोरदार क्वालिटी है। इस एंजाइम में स्टूडेंट आरएनए से डीएनए का संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है स्टूडेंट, इसी एंजाइम की वजह से। अगला सुनिएगा, दो एंजाइम और हैं, एक प्रोटीएज स्टूडेंट एंजाइम है, एक इंटीग्रेज एंजाइम स्टूडेंट और है। ये मैं आपको बात बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। वायरस जब स्टूडेंट शरीर में प्रवेश करता है तो वो जो अपनी लक्ष्य ऊतक है वो उसका है मैक्रोफेजिस, बृहत वक्षकाणु कोशिका, उनमें जाता है। जाने के बाद स्टूडेंट वायरस जो होता है वो अपने इस एंजाइम की मदद से आरएनए से डीएनए का उत्पादन करता है। और अब वायरल का डीएनए पोषक की कोशिका के डीएनए के साथ जुड़ता है स्टूडेंट, चिपकता है, इंटीग्रेट होता है। उसके इंटीग्रेशन के लिए, जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो ये है, इंटीग्रेज एंजाइम उस काम में मदद करता है। और फिर जुड़कर वायरस कोशिका के ऊपर अपना पूरा प्रभाव डाल लेता है। उसके हिसाब से फिर वो प्रोटीन का निर्माण करवाता है। प्रोटीन के बड़े बड़े अणु बनते हैं, उनको छोटे छोटे अणुओं में विकसित करने का काम प्रोटीएज एंजाइम करता है। तो हर एंजाइम का काम आ गया। दोबारा सुनना, एचआईवी के केंद्रीय भाग में आरएनए के दो अणु होते हैं, यस, और साथ में तीन एंजाइम होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो आरएनए से डीएनए का संश्लेषण करता है। इसके अलावा इंटीग्रेज एंजाइम जो वायरल के डीएनए को पोषक के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है। और तीसरा होता है स्टूडेंट प्रोटीएज एंजाइम। सुन रहे हैं आप, जो प्रोटीन के वृहत अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। अब आइए स्टूडेंट, केंद्रीय भाग में इसके अलावा स्टूडेंट बाहर की तरफ स्टूडेंट इस आरएनए को घेरते हुए प्रोटीन के दो आवरण होते हैं। प्रोटीन का ये भीतरी आवरण है जिसे P24 के नाम से बोलते हैं, या और प्रोटीन का ये बाहर का आवरण है स्टूडेंट, ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, इसे P17 के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। तो P24 और P17 ये आवरण जो है स्टूडेंट, इसे P17 कहते हैं। यानी प्रोटीन के, ये रहा स्टूडेंट, प्रोटीन के दो आवरण हो गए जो बाहर है। आरएनए अणुओं के बाहर प्रोटीन के दो परतें होती है। बाहरी परत, प्रोटीन की बाहरी परत P17 कहलाती है, प्रोटीन की भीतरी परत P24 कहलाती है। प्रोटीन परतों के बाहर फॉस्फोलिपिड की द्विपर्तीय होती है स्टूडेंट, आवरण होता है। फॉस्फोलिपिड का द्विपर्तीय आवरण होता है। ये रहा स्टूडेंट, तो इसे फॉस्फोलिपिड का द्विपर्तीय आवरण बोलेंगे, लिपिड मेम्ब्रेन स्टूडेंट। ये लीजिए डबल स्टार। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इस फॉस्फोलिपिड की परत में ग्लाइकोप्रोटीन अणु धस्य होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन धसा होता है स्टूडेंट, जो आपको दिख रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन के दो भाग होते हैं स्टूडेंट। इसका ये जो उभरा हुआ भाग दिखता है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको GP120 के नाम से बुलाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन का। और ग्लाइकोप्रोटीन का जो डंडे के समान भाग होता है जो कि धसा हुआ होता है, यस स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है, ये इसे GP41 के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। जोरदार ग्लाइकोप्रोटीन का जो भाग धसा हुआ होता है, एक भाग धसा हुआ होता है द्विपरत में फॉस्फोलिपिड की, उसे GP41 कहते हैं। और एक भाग उभरा हुआ होता है जो बाहर की तरफ दिखता है, जिसे GP120 कहते हैं स्टूडेंट। डबल स्टार। आज आप सारे इंपॉर्टेंट लाइन, एक वायरस की संरचना, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ चलूं तो सबसे पहले फॉस्फोलिपिड की बाहर बाह्य परत आएगी, द्विपर्तीय आएगी स्टूडेंट। फॉस्फोलिपिड की इस द्विपरत में ग्लाइकोप्रोटीन धसा हुआ होगा, इसमें GP120 जो है स्टूडेंट वो सबसे बाहर निकला हुआ होगा। उसके बाद अंदर जाऊंगा तो प्रोटीन की दो परतें आएंगी। प्रोटीन की बाहरी परत P17 कहलाएगी, प्रोटीन की भीतरी परत P24 कहलाएगी। और फिर सबसे अंदर केंद्रीय भाग में अनुवांशिक पदार्थ होगा जो कि आरएनए के दो समान अणु होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड, जी हाँ स्टूडेंट। और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम और इंटीग्रेज एंजाइम उपस्थित होगा। ये एचआईवी की संरचना आपके सामने पढ़ाई स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। आज आपसे कोई बोले एचआईवी का अनुवांशिक पदार्थ, तो जवाब आरएनए। उसमें भी कंफ्यूजन हो तो आरएनए के दो अणु, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड स्टूडेंट। आज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य पूछे तो जवाब आरएनए से डीएनए का संश्लेषण करना। यस स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं।
एक बात बताओ आपको, ये जो HIV के बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसे ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोलते हैं। यस स्टूडेंट, और यही ग्लाइकोप्रोटीन 120 शरीर में प्रवेश करने पे जो टी हेल्पर सेल्स होती है स्टूडेंट, उसकी सतह पर उपस्थित स्टूडेंट CD4 रिसेप्टर होता है। टी हेल्पर सेल्स जो होती है उसकी सतह पर CD4 संवेदनांग होता है, उस पर जाके ग्लाइकोप्रोटीन 120 उसको चिपकता है स्टूडेंट। यानी इसी ग्लाइकोप्रोटीन 120 की सहायता से HIV वायरस टी हेल्पर सेल्स पर आके को पहचानता है और उस पर चिपकता है स्टूडेंट। और यस स्टूडेंट, तो HIV टी हेल्पर सेल्स पर आक्रमण करता है क्योंकि HIV पर GP120 होता है जो टी हेल्पर सेल्स के CD4 संवेदनांगों को पहचान कर उस पर आक्रमण करता है। डबल स्टार। तो आइए HIV की संरचना एक बार और ले लेते हैं। थ्योरी में ये तैयार, यहाँ तक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA से DNA का संश्लेषण कर सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन नीट में पूछी जाती है स्टूडेंट। अगला बढ़ूंगा, RNA जीनोम प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ होता है। ओके साहब, भीतरी प्रोटीन आवरण P24 होता है, बाहरी प्रोटीन आवरण P17 होता है। बिल्कुल पढ़ा दिया साहब। वायरस का सबसे बाहर का आवरण फॉस्फोलिपिड की 2 परत होती है, द्विपरती होती है। बिल्कुल, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन धंसा हुआ होता है, GP120 तथा GP41। जी हाँ स्टूडेंट, HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका जो है वह सहायक टी लिम्फोसाइट है। HIV से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कोशिका सहायक टी लिम्फोसाइट है। डबल स्टार। इस कोशिका पर CD4 संवेदनांग होता है, रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पर वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन का GP120 आकर जुड़ता है। यही बताया स्टूडेंट। तो HIV की संरचना टिप्स पर करा दी मैंने आपको। एड्स में स्टूडेंट जो पॉइंट्स अभी तक बताया आप उनको गंभीरता से ले लें। एड्स एक संक्रामक रोग है, एड्स एक वायरस जनित रोग है, एड्स जन्मजात रोग नहीं है, अर्जित रोग है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स का वायरस HIV है। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। HIV एक रिट्रोवायरस समूह का है। HIV का अनुवांशिक पदार्थ RNA के 2 समान अणु है, सिंगल स्ट्रैंडेड। HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो RNA से DNA का संश्लेषण करता है। एड्स सबसे पहले USA में 1981 में देखा गया था। भारत में एड्स 1986 में चेन्नई में आया। एड्स के संक्रमण के 4 तरीके होते हैं। जी हाँ, पहला तरीका होगा लैंगिक संपर्क स्टूडेंट, लैंगिक संपर्क रखना। दूसरा तरीका होता है रक्त के आदान प्रदान से। तीसरा तरीका होता है गर्भवती महिला को एड्स है तो उसके बच्चे में प्लेसेंटा से। और चौथा तरीका होता है स्टूडेंट सुई का आदान प्रदान, संक्रमित सुई का आदान प्रदान ड्रग्स लेते समय करना। जी हाँ, एड्स मच्छर के काटने से, चूमने से स्टूडेंट, छूने से, साथ में खाना खाने से, हाथ मिलाने से। जी हाँ, इससे नहीं फैलता। डबल स्टार। यह है कुछ पॉइंट्स एड्स के। HIV की पूरी संरचना आपको बता दी। एड्स का वायरस मैक्रोफेजेस वृहद वृक्षाणु और टी हेल्पर सेल्स पर का आक्रमण करता है शरीर में। जी डबल स्टार। टी हेल्पर सेल्स पर CD4 संवेदनांग होता है जिस पर एड्स वायरस HIV के ऊपर उपस्थित GP120 जो होता है वो आकर जुड़ जाता है। डन। अब एड्स का संचरण शरीर में होता कैसे वो देख ले संक्रमण के बाद स्टूडेंट। तो देखिएगा ये संरचना पूरी तैयार एड्स की। अभी तक एड्स विषाणु की क्रियाविधि कैसे होती, मोड ऑफ एक्शन। स्टूडेंट सबसे पहले वृहद वृक्षाणु जो होता है उसके अंदर एड्स आता, प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करने के बाद जैसे ही प्रवेश करेगा तभी इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सक्रिय होगा। एड्स का RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आ जाएगा कोशिका में। कौन सी कोशिका? मैक्रोफेजेस, वृहद वृक्षाणु में। और फिर अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA से DNA का संश्लेषण करेगा। जब तक वृहद वृक्षाणु में एड्स का वायरस नहीं आएगा तब तक उसके अंदर कभी भी नहीं बन सकता। डबल स्टार। जी हाँ, तब तक एड्स का वायरस कभी भी RNA से DNA नहीं बना सकता। जैसे वृहद वृक्षाणु कोशिका में प्रवेश करेगा वो एंजाइम की सहायता से RNA से DNA बनाएगा। अब एड्स का DNA यानी वायरस का DNA पोषक कोशिका के यानी वृहद वृक्षाणु कोशिका के DNA के साथ जुड़ जाएगा। जी हाँ, दोनों का DNA समेकित हो जाएगा। तो सुनिएगा कैसे प्रोसीजर होता है। व्यक्ति के शरीर में आने के बाद विषाणु वृहद वृक्षाणु में प्रवेश करता है। मैक्रोफेजेस स्टूडेंट वृहद वृक्षाणु में प्रवेश करता है। यहाँ उसका RNA जीनोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा विषाणु का DNA बना लेता है स्टूडेंट। डबल स्टार के साथ ये लीजिए, वायरल DNA रेडी हुआ। अब ये वायरस का DNA परपोषी की कोशिका के DNA में समाविष्ट होकर
जी हाँ स्टूडेंट, संक्रमित कोशिका के अंदर विषाणु के कण पैदा करने का निर्देश देता है, क्योंकि अब वायरल डीएनए ही काम करता है स्टूडेंट। श्योर, तो ये समेकित हो जाता है उसके साथ, और समेकित होने के लिए इंटीग्रेज एंजाइम की जरूरत है, और वायरल डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत है। डबल स्टार। आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट, ये देखिए आप, सबसे पहले ये वायरस है एचआईवी का, जिसमें आरएनए है। श्योर, अब ये कोशिका में ये आ गया, ये है कोशिका स्टूडेंट, ये रही कोशिका। उस कोशिका की प्लाज्मा कला, उस कोशिका का नाम मैक्रोफेजिस, अंदर आ गया। ये वायरस का आरएनए अंदर आ गया। डन। श्योर स्टूडेंट, वायरस का आरएनए अंदर आ गया। देखते चला आप इसको पूरा अच्छी तरीके से। क्लियर? देखिएगा स्टूडेंट, ये वायरस का आरएनए अंदर आ गया। अब इधर मेरी बात को सुनना। अंदर आने के बाद स्टूडेंट उस आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वायरस का डीएनए बनाया स्टूडेंट। ये तैयार, इसे वायरस का डीएनए बोला गया। ये रहा डीएनए। अब वायरस का डीएनए स्टूडेंट वो केंद्रक के अंदर जाके वायरल के डीएनए कोशिका के डीएनए के साथ समेकित हो गया और समेकित होकर उसने फिर नए आरएनए का उत्पादन करा। ये हो गया उत्पादन, और उस नए आरएनए के बाहर प्रोटीन के अणु इकट्ठे हुए और वो नया वायरस बन गया जो बाहर निकल कर आ गया। डन। कोशिका से बाहर आ गया, कोशिका से फिर वो अन्य सामान्य कोशिका पर, बृहद भक्षकाणु कोशिका पर आक्रमण करने लगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात? इस तरीके से स्टूडेंट बृहद भक्षकाणु विषाणु उत्पादन करना जारी रखते हैं। इस तरह एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। डबल स्टार। आज के बाद याद रखना, एचआईवी फैक्ट्री, बृहद भक्षकाणु, मैक्रोफेजिस को कहते हैं एचआईवी फैक्ट्री। एनसीईआरटी की लाइन है। डबल स्टार। यस स्टूडेंट, कुछ समझ में आया? ये एनसीईआरटी की लाइन है, नीट में पूछी जाती है। एचआईवी फैक्ट्री सुन लें आप एक बार और। सबसे पहले स्टूडेंट एचआईवी शरीर में प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के तरीके कितने हैं? 4। मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति का रक्त ले लिया, एचआईवी आ गया। मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क कर लिया, एचआईवी चला गया एचआईवी। ओके साहब। अंदर जाने के बाद एचआईवी क्या करेगा? मैक्रोफेजिस पे जाएगा। ओके साहब। मैक्रोफेजिस कोशिका में अंदर प्रवेश करेगा, बृहद भक्षकाणु। ओके साहब। एचआईवी का वायरस अंदर गया, ठीक है। अंदर जाके उस वायरस ने क्या बनाया? डीएनए। जब वो कोशिका में घुसेगा तभी वो डीएनए बनाएगा। बन गया साहब। अब एचआईवी का वायरल डीएनए बन गया। कैसे बना? क्योंकि एचआईवी के आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से डीएनए बना लिया, बन गया। अब एचआईवी का जो डीएनए है वो बृहद भक्षकाणु कोशिका के अंदर जो डीएनए है उसको डीएनए के साथ जुड़ गया। अब जो वायरस का डीएनए है वो डोमिनेंट है, वो उसने तुरंत अपने हिसाब से फिर आरएनए का निर्माण कराया। तो एचआईवी के आरएनए बनने लग गए, यानी वायरस के आरएनए बनने लग गए बहुत सारे। उनके बाहर प्रोटीन का आवरण बनने लगा और नए वायरस अणु बने जो मैक्रोफेजिस से बाहर निकल कर आ गए। वो इसलिए इसका मतलब मैक्रोफेजिस नए वायरस अणुओं का उत्पादन करने के लिए जानी गई और उसे फैक्ट्री बोला गया। अब ये जो वायरस अणु निकल के आए, ये आक्रमण के, ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो इनको पहचानेगा ये कौन? टी हेल्पर सेल्स। यस, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स पे CD4 रिसेप्टर है, और जो वायरस के स्टूडेंट GP120 को पहचान के अब ये उससे जुड़ जाएंगे। डबल स्टार। इसके साथ ही एचआईवी सहायक टी लिम्फोसाइट जो होती है स्टूडेंट में घुस जाता है और वहां स्टूडेंट नए विषाणु पैदा करता है। रुधिर में छोड़े गए नए विषाणु दूसरी सहायक कोशिका पर आक्रमण करते हैं। इससे सहायक कोशिका के नंबर घटने लगते हैं स्टूडेंट। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक कोशिकाओं की संख्या कम होती जाती है। तो टी हेल्पर सेल्स की संख्या कम होती है एड्स का संक्रमण होने पर। एड्स का संक्रमण होने पर प्रभावित होने वाली कोशिका टी हेल्पर सेल्स है, जिसकी संख्या में घटोतरी होती जाती है। डबल स्टार के साथ स्टूडेंट। और किस तरीके से हुआ यह मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। एक बार और दोबारा जो मैं बोल रहा हूं मुझे पूरा लग रहा है समझ में आया। तो एचआईवी की फैक्ट्री किसे कहा जाएगा? बृहद भक्षकाणु को। डन। कौन सी कोशिका प्रभावित हुई? तो टी हेल्पर सेल्स। डन। समझ में आ रहा पूरा टॉपिक? यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा कि एचआईवी स्टूडेंट ध्यान रखना, कभी जो एचआईवी है स्टूडेंट, एड्स का वायरस जो है एचआईवी, वो कभी भी सेल को मारता नहीं है स्टूडेंट, बस उसमें नई कोशिकाओं का उत्पादन करता जाता है, बाहर निकलते जाते हैं। हाँ, और अब वो टी हेल्पर सेल्स पर अटैक करता है। टी हेल्पर सेल्स की संख्या में घटोतरी होती जाती है स्टूडेंट। जी हाँ, टी हेल्पर सेल्स खराब होती जाती है और टी हेल्पर सेल्स की संख्या में जब कमी होती है तब एचआईवी के शुरुआती लक्षण आते हैं स्टूडेंट एड्स के, और वो होता है बुखार आना। जी हाँ स्टूडेंट, वजन में कमी होना, उल्टी होना, दस्त होना, साथ के साथ स्टूडेंट या एक लसीका गांठों में सूजन आ जाना। ये एड्स के प्रारंभिक लक्षण है
जो बता रहे हैं कि एचआईवी की संख्या में कमी, टी हेल्पर सेल्स की संख्या में कमी हो रही है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? सामान्यतः व्यक्ति में जो स्टूडेंट 2000 पर क्यूबिक एमएम के हिसाब से टी हेल्पर सेल्स होती है, पर एड्स के रोगी व्यक्ति में 200 पर क्यूबिक एमएम रह जाती है, क्योंकि बार बार एड्स का वायरस जो है एचआईवी है वो टी हेल्पर सेल्स पर ही आक्रमण करता है। यहां तक तैयार। टी हेल्पर, इस दौरान व्यक्ति में सूजन आएगी, बार बार बुखार आएगा, दस्त लगता है, वजन घटता है, उसके लसिका गांठों में सूजन आएगी स्टूडेंट। ये लीजिए, ये तैयार। सहायक की कोशिकाओं की संख्या में गिरावट 200 पर क्यूबिक एमएम होती है। इस कारण व्यक्ति इन संक्रमण से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। डबल स्टार। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको और बताता हूं, आज हमारे शरीर के अंदर सामान्य जो है हमें संक्रमण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है। हमारे टी हेल्पर सेल्स कई जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, इनको तो ऐसे ही हटा देती है और हम बीमार नहीं होते स्टूडेंट। बहुत रेयर केस ऐसा होता है, हमें बहुत सारे वायरस जो है रोगजनक आते हैं आक्रमण करने, पर हम बीमार नहीं हो पाते क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है। पर एड्स के रोगी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि उसका प्रतिरक्षा तंत्र न्यून हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि इसकी टी हेल्पर सेल्स में संख्या में बहुत गिरावट आ जाती है। तो टी हेल्पर सेल्स की संख्या में गिरावट आने से एड्स के रोगी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है और इसके कारण आसपास के जो दूसरे रोगजनक होते हैं उनको संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। इसे कहते हैं अवसरवादी स्टूडेंट संक्रमण। यानी अगर सामान्य प्रतिरक्षा तंत्र होता तो ये कोई भी रोगजनक कुछ नहीं कर पाते, चाहे वो जीवाणु हो कोई, या कोई कवक हो, या कोई प्रोटोजोआ। लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाने के कारण ये दूसरे रोगजनकों को मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। इसलिए इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यानी अवसरवादी संक्रमण कहते हैं, जो अब उस व्यक्ति में होने लगेंगे स्टूडेंट। और जब उसमें अवसरवादी संक्रमण होने लगते हैं यानी दूसरे रोगजनकों के आक्रमण, तो उससे जो बीमारियां होती है तब एड्स का फुल ब्लॉन यानी तीव्र स्थिति का एड्स कहलाता है। वो शुरुआत का एड्स के जो लक्षण होते हैं उसमें तो बुखार आना, दस्त, वजन कम होना, स्टूडेंट लसिका गांठों में सूजन आना, ये सब लक्षण होते हैं। पर अब टी हेल्पर सेल्स की संख्या और गिरती जा रही है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और कमजोर होता जा रहा है, तो बाकी बचे हुए रोगजनकों को अवसर मिल गया है और अब वो आक्रमण करेंगे। व्यक्ति जब अवसरवादी संक्रमण से गुजरता है तो उसकी प्रतिरक्षा कमजोर होने लगती है, तब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो संक्रमण के लिए अवसर अधिक हो जाते हैं। इसे अवसरवादी संक्रमण कहा जाता है। डबल स्टार। सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणु, विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम, विषाणु, कवक, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्म जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। जी हाँ, टॉक्सोप्लाज्मिक प्रोटोजोआ स्टूडेंट। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों को अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है और इसे पूर्ण विकसित एड्स यानी फुल ब्लॉन एड्स कहते हैं। अब ये संक्रमण हो गया तो फुल ब्लॉन एड्स हो गया स्टूडेंट, पूर्ण विकसित एड्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, माइकोबैक्टीरियम एक जीवाणु है जिससे ट्यूबरक्लोसिस होने लग जाता है इस व्यक्ति में, इसका आक्रमण हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति में नहीं हो रहा, जिसकी प्रतिरक्षा न्यून है उसमें आ गया है। कैंडिडा एल्बिकन्स एक कवक के स्टूडेंट जो मुख और ग्रसिका का कैंडिसिस नाम का रोग करता है, एड्स के व्यक्ति में हो जाता है ये रोग। स्टूडेंट न्यूमोसिस्टिस कैरिनी कवक द्वारा सामान्य न्यूमोनिया, त्वचा और लसिका ग्रंथियों का कैंसर, कैपिसिस सार्कोमा। जी हाँ स्टूडेंट, एड्स के व्यक्ति में त्वचा का कैंसर हो जाता है, कैपिसिस सार्कोमा बोला जाता है उसे। या इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्म प्रोटोजोआ द्वारा एंसेफेलाइटिस नाम का एक रोग हो जाता है। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए कुछ विशेष अवसरवादी संक्रमण वाले उदाहरण दिए हैं। मैं एनसीईआरटी में तो सिर्फ यही है स्टूडेंट, एनसीईआरटी में तो ये बोला गया है कि जब आदमी का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत न्यून हो जाता है एड्स बीमारी में, तो उस पे कवक, जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम, जी हाँ स्टूडेंट, विषाणु और टॉक्सोप्लाज्म नाम के प्रोटोजोआ परजीवियों का भी आक्रमण हो जाता है और तब पूर्ण विकसित एड्स कहलाता है। मैंने उनके आक्रमण की वजह से होने वाले रोग जो है वो तक आपको बता दिए हैं, जैसे कि विषाणु मैं बोलूं या मैं बोलूं कि कैंसर कौन सा हुआ, तो त्वचा का कैंसर हुआ, लसिका गांठों का कैंसर हुआ जिसे कैपोसिस सार्कोमा बोलेंगे। टॉक्सोप्लाज्म प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी एंसेफेलाइटिस होगी। ये सब एड्स के रोगी व्यक्ति में हो जाएगा। तो एड्स में स्टूडेंट पहले मैंने आपको उसका परिचय दिया, एड्स कैसे क्या। दूसरा फिर मैंने आपको स्टूडेंट उसके संक्रमण के तरीके बताए, 4 तरीके से फैलता है और किस किस से नहीं फैलता वो भी बताया। तीसरा मैंने आपको उसके रोग जनक की संरचना HIV पढ़ाई। चौथा मैंने आपको एड्स शरीर में कैसे क्रियाविधि करता वो बताया और 5वां मैंने आपको एड्स के स्टूडेंट लक्षण बताया कि उसमें क्या क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एड्स का परीक्षण कैसे करते हैं स्टूडेंट। एड्स जो रोग होता है इसके लिए जो टेस्ट है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिसा टेस्ट। जी हाँ स्टूडेंट,
एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय परीक्षण है एलिसा। इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो आपको फुल फॉर्म में एड्स की याद होनी चाहिए, आपको फुल फॉर्म HIV की याद होनी चाहिए और एलिसा की याद होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये एलिसा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये परीक्षण एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, एलिसा में क्षारीय फॉस्फेट और पेरोक्सिडेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट स्टूडेंट एड्स का, पर ये इसका कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है स्टूडेंट। जी हाँ, या पुष्टिकरण परीक्षण नहीं है, कंफर्मेशन टेस्ट। एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है स्टूडेंट, जिसमें सीरम में एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट डबल स्टार तो एड्स के लिए, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए था, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट है। ये कुछ पॉइंट आपको बताना है स्टूडेंट। सीरम में प्रतिरक्षों की जांच करता है, यह हमारे पास पॉइंट है। तो एड्स का परीक्षण डन, एड्स के रोगजनक के बारे में संरचना और उसका प्रचार तरीका डन, एड्स के वायरस का संक्रमण का तरीका वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। एड्स ऑलमोस्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट यहां तक फिनिश हुआ है स्टूडेंट। क्लियर है अभी तक का? तो और अब हम लेंगे एड्स में स्टूडेंट औषधियां, ड्रग्स एड्स के लिए। वैसे तो एड्स के लिए स्टूडेंट जो ड्रग्स काम में ली जाती है उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की क्रियाविधि को रोकने के लिए काम में ली जाती है, और ऐसी दवाइयों को एंटी रिट्रोवायरल जो है ड्रग्स बोला जाता है स्टूडेंट। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो होती है औषधियां उपचार केवल आंशिक प्राथमिक होते हैं, रोगी के जीवन को बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट। एड्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें मृत्यु हो ही जाती है स्टूडेंट। तो केवल जीवन काल को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां दी जाएगी जो शरीर में एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को काम करने से रोक देती हैं। इससे स्टूडेंट एड्स के अंदर जो उसका फैल रहा है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। कौन कौन सी ड्रग्स है? AZD स्टूडेंट, ध्यान से सुना, AZD स्टूडेंट, एजिड्रोथाइमिडीन, एजाइडोथाइमिडीन स्टूडेंट, या इसे जिडोविडीन के नाम से भी बुलाया जाता है, जिडोविडीन या एजाइडोथाइमिन ये। और एक स्टूडेंट सेकंड दवाई होती है स्टेविडीन। ये तो एक तो जिडोविडीन और एक स्टेविडीन, ये दोनों की दोनों दवाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की क्रियाविधि को रोकने का काम करती है स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ, और ये काम में ली जाती है। एक और होती है स्टूडेंट ड्रग्स और वह है रिटोनावॉर, ये यस स्टूडेंट, और ये प्रोटीएज एंजाइम के का संदमन करती है। तो ये एक और दवाई है, पर जनरली AZD और स्टेविडीन जो होती है स्टूडेंट, यानी जिडोविडीन और स्टेविडीन, ये दोनों काम में ली जाती है। एक बहुत सी टेक्निक आती है स्टूडेंट एड्स के उपचार के लिए, इसे कहते हैं स्टूडेंट यस HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टूडेंट। दोबारा बोल रहा हूं, हिंदी में बोलूं तो अत्यधिक सक्रिय एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये थेरेपी होती है यस स्टूडेंट। इस थेरेपी में इन दोनों दवाइयों का एक साथ उपयोग में लिया जाता है स्टूडेंट, यानी कि आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज संदमक को दवाई भी काम में लो और प्रोटीएज संदमक दवाई भी काम में लो। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और प्रोटीएज इनहिबिटर दोनों औषधियां काम में ली जाती है। इसे कई बार कॉकटेल उपचार के नाम से भी बुलाया जाता है। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो मैं बोलूंगा एक तो जिडोविडीन, एक स्टेविडीन, यस स्टूडेंट, ये दोनों दवाई एड्स के उपचार में काम में ली जाती है। ये दोनों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम संदमक का काम करती है, जो उस एंजाइम को काम करने से रोकती है स्टूडेंट। डन। तो ये औषधि के बारे में हो गया। तो हमने औषधि भी पढ़ ली, वायरस के बारे में पढ़ लिया, परीक्षण भी पढ़ लिया, एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अब एड्स के स्टूडेंट रोकथाम का तरीका क्या है? एड्स की रोकथाम, एड्स के साथ मैं आपको पहले बता रहा हूं, एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसके फैलने को रोका जा सकता। बस स्टूडेंट एड्स के बारे में ठीक नहीं किया जा सकता, इसकी रोकथाम ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि एड्स का वायरस का कोई टीका अभी तक इजाद नहीं हुआ है स्टूडेंट। ये इसलिए एड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पता होने के बावजूद भी इसको बढ़ने का तरीका यही है, स्टूडेंट इसकी नॉलेज रखे और इन चीजों से बचे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अज्ञानता के कारण मरो मत। जब पता है कि एड्स इन चीजों से हो रहा तो करो मत। क्या मतलब है? इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट, और ये नीट में पूछी जाती है कि किसके लिए, ये क्वेश्चन भी आया नीट में स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, अज्ञानता के कारण मरो मत, ये किस बीमारी के लिए बोला जाता है? एड्स के लिए बोला जाता है। क्योंकि जब पता है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि पता है कि एक से अधिक लैंगिक संपर्क रखने पर, बिना कॉन्डोम लैंगिक संपर्क करने पर एड्स वायरस आ सकता है, तो स्टूडेंट वो नहीं होना चाहिए। पता था ड्रग्स, एक इंट्रावीनस ड्रग्स लेने पर एड्स वायरस आ सकता है, तो नहीं लेनी चाहिए। अज्ञानता, जब हमें इन चीजों का पता है कि टेस्ट, ब्लड को टेस्ट करवा के ही अपने अंदर ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए, फिर भी तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट। हमारे देश में स्टूडेंट एक संस्था है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट,
NACO इसे बोला जाता है स्टूडेंट। इसके अलावा NGO चलती है, आपको पता होगा, गैर सरकारी संगठन स्टूडेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों संस्था, एक तो कौन, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और एक NGO, ये दोनों संस्थाएं हमारे शरीर में हमारे देश में एड्स के जागरूक करने का काम करती हैं स्टूडेंट। अब देखिएगा इधर, HIV संक्रमण से फैलने के लिए स्टूडेंट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप सोचो स्टूडेंट, मैं कितने सारे आपको शॉर्ट वर्ड्स दे रहा हूँ। एक वर्ड एड्स की फुल फॉर्म होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक एलिसा टेस्ट स्टूडेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे, यस स्टूडेंट, यस। उसके बाद एक मैंने अभी ये बताया NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट, एक NGO बोला मैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट, एक WHO आ गया स्टूडेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी फुल फॉर्म आपके सामने आ गई। इन्होंने क्या क्या उपचार दिया वो मैं बताता हूँ आपको स्टूडेंट एड्स के लिए। सबसे पहली बात, जैसे कॉन्डोम का यूज करके ही स्टूडेंट लैंगिक संपर्क होना चाहिए, इसलिए कॉन्डोम का वितरण होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हो। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, बिना जांच करे रक्त का कभी आदान प्रदान नहीं किया जाए स्टूडेंट, जांच करके ही रक्त का आदान प्रदान हो। तीसरा स्टूडेंट, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे कि प्राइवेट निजी अस्पताल हो, सब जगह हमेशा डिस्पोजेबल सीरीज काम में ली जाए स्टूडेंट। एक ही सीरीज से स्टूडेंट एक रोगी को दूसरे में कभी नहीं किया जाए, एक बार काम में ले ली सीरीज उसके बाद फेंक दिया जाए सुइयों को, यानी कि डिस्पोजेबल सीरीज काम में ली जाए। ड्रग्स एडिक्ट पर्सन को स्टूडेंट इस बात का विषय दिया कि या तो ड्रग्स लेने से मना और या फिर एक ही सीरीज से ड्रग्स ना दी जाए स्टूडेंट। ये कुछ पॉइंट, तो ये उन्होंने उपाय बताए। देखिएगा, पूर्ण रूप से रक्त परीक्षण करने के बाद ही HIV से सुरक्षित करके रक्त को फिर आदान प्रदान किया जाए। डन। चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो, किसी भी जगह पर डिस्पोजेबल सुई और सीरीज ही काम में ली जाए। यस स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट, कॉन्डोम का मुफ्त वितरण और संभोग की उचित जानकारी दी जाए। यस स्टूडेंट। अगला, ड्रग्स को रोका जाए, नियंत्रित किया जाए ड्रग्स के उपयोग को। श्योर। इसके अलावा स्टूडेंट, सुग्राही समष्टि सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा दें। यस। और एड्स के बारे में लोगों को बताया जाए, शिक्षित किया जाए, इसका डर निकाला जाए स्टूडेंट। ये कुछ पॉइंट्स थे। और एड्स डे जो होता है 1 दिसंबर को स्टूडेंट, तो एड्स के बारे में जो जो पॉइंट्स हमने लिए स्टूडेंट, इनके बारे में अगर मैं आज आपसे बात करूं तो मैंने एड्स का पहले आपको परिचय दिया, एड्स क्या होता है ये। दूसरा पॉइंट मैंने आपको जो बताया स्टूडेंट, इसके संक्रमण का तरीका, एड्स में 4 तरीके से फैल रहा है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको HIV की संरचना बताई स्टूडेंट, रोगजनक की, ये हो गया ये। उसके बाद मैंने आपको इसके वायरस का काम करने का तरीका बताया, कार्यप्रणाली, शरीर में जाके कैसे किस पर आक्रमण करता है, HIV फैक्ट्री मैक्रोफेजेस को। उसके बाद स्टूडेंट एड्स के जो लक्षण बताया मैंने आपको, एड्स के लक्षण, प्रारंभिक लक्षण तो मैंने आपको बताया कि वजन कम हो जाना, बुखार आना, बार बार दस्त होना, लसीका गांठों में सूजन। फिर फुल ब्लॉन एड्स जो आया, पूर्ण विकसित एड्स, उसमें तो स्टूडेंट अवसरवादी संक्रमण आ गए, कवक, जीवाणु, विषाणु, इनका संक्रमण हो गया। यस, ये एड्स के लक्षण। फिर मैंने आपको एड्स के परीक्षण बताया स्टूडेंट, एड्स परीक्षण, एड्स में एलिसा परीक्षण बताया, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण बताया, कन्फर्मेशन। डन। फिर मैंने इसकी औषधियां बताई आपको, ड्रग्स स्टूडेंट, या और औषधियां में मैंने आपको बता दिया कौन से क्या स्टूडेंट। उसके बाद मैंने इसको बचाव और रोकथाम के तरीके बताए, बचाव व रोकथाम, ये लीजिए स्टूडेंट। तो आज जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो एड्स टॉपिक है स्टूडेंट, जो तैयार हो गया। ठीक है, NCERT से पूरी इसकी रीडिंग कर लो स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट।